पर वो पैसे से लग्जरी खरीदते हैं, पैसे से समय नहीं खरीदते। कि अगर आज एक व्यक्ति कहीं भी खड़ा है और वो चाहे 25,000 की इनकम पे, तो वो 20 साल में 2.5 से 3 करोड़ रुपए जमा कर सकता है। अभी क्या हुआ है, प्रॉब्लम ये हुई है कि लोगों ने ना 2020 के बाद का टाइम है, और मैं बता रहा हूं उस दिन 95% लोग मैदान छोड़ के जाते हैं। 2016 से 2020 निफ्टी वॉज 0 रिटर्न्स। साल में 9.5 लाख रुपए की जोमैटो से स्टारबक्स की कॉफी ऑर्डर करी, और उस चीज को सेलिब्रेट किया जा रहा है। 6,000 रुपए महीने की सिगरेट फूक रहे हो, 72,000 रुपए साल की सिगरेट फूक रहे हो। अरे अगर आधी सिगरेट फूक लेते, आधा पैसा बचा लेते, तो दुबई का ट्रिप माराते। और अगर बेसिक थंब रूल्स आप फॉलो कर लो, तो मैं कह रहा हूं हर आदमी जो इस धरती पे पैदा हुआ है वो 40 से पहले रिटायर हो सकता है। सर, स्टॉक मार्केट का क्या लगता है आपको? हम इतनी बात कर रहे हैं, तो क्या लगता है 20 से 25 सालों में कितना क्या जाएगा? क्रिप्टो मार्केट का क्या लगता है आपको? क्या स्टॉक मार्केट को फुल टाइम करियर लिया जा सकता है? सो हेलो संजय सर, वेलकम टू अवर चैनल। थैंक यू दीपक। कुछ लोग तो आपको जानते ही हैं, जो नहीं जानते वो आपको इस पॉडकास्ट में जान जाएंगे और फिर कभी भूलेंगे भी नहीं। तो हम डायरेक्टली उस पॉइंट पर आते हैं जिसके लिए लोग इस पॉडकास्ट में आए हैं। मेरा पहला ही क्वेश्चन ये है कि आपकी लैंग्वेज में या फिर क्या है, आपकी डेफिनेशन क्या है फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए? देखिए, फाइनेंशियल फ्रीडम वो पॉइंट है लाइफ का जब आपको अपना समय नहीं बेचना पड़ता पैसे कमाने के लिए। तो बहुत लोग जो है पैसे कमाते हैं, ज़्यादा पैसे भी कमाते हैं, पर वो पैसे से लग्जरी खरीदते हैं, पैसे से समय नहीं खरीदते। अगर आपकी मानसिकता है कि आप पैसे से समय खरीद लो, तो कुछ सालों में, हो सकता है 10, 15, 20, डिपेंडिंग अपॉन योर अर्निंग इन्वेस्टमेंट्स, आप अपने आप को फाइनेंशियली फ्री कर सकते हो। फाइनेंशियली फ्री के लिए क्या एक अमाउंट की नीड होती है कि इतना अमाउंट मतलब फाइनेंशियली फ्रीडम? देखिए, एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे हम कहते हैं फायर, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एंड रिटायर अर्ली। तो ये यूएस में एक कॉन्सेप्ट बहुत फेमस हुआ था। एक व्यक्ति ने अपने आप को $3 मिलियन में रिटायर कर लिया था। $3 मिलियन में? $3 मिलियन में। और यूएस में लोगों को रहता है कि मेरे पास 10 मिलियन हो, 15 मिलियन हो, ऐसे हो। तो पर उसने कहा कि मेरे को इतनी ज़रूरत ही नहीं है, मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैं अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस ले सकूं, इजी लाइफ जी सकूं, जो मैं करना चाहता था, मेरा पैशन था, उसको फॉलो करूं। तो वो $3 मिलियन के साथ रिटायर हो गया। तो इंडिया में ये अमाउंट कितना होगा? देखिए, इंडिया में अगर ये अमाउंट किसी भी एक आम घर के लिए, मुझे लगता है कि ये अमाउंट होना चाहिए करीबन 2 से 2.5 करोड़ रुपए। 2 से 2.5 करोड़। अगर एक व्यक्ति के पास, एक मैरिड कपल विद 1 और 2 किड्स के पास 2.5 से 3 करोड़ रुपए बन जाते हैं, तो वो फाइनेंशियली फ्री हो चुके हैं। क्योंकि उसके बाद ऐसा नहीं है कि वो कुछ भी नहीं करेंगे, पैसों के लिए काम नहीं करेंगे। उसके बाद उनको पैसों के लिए काम नहीं करना, तो उनका कोई पैशन होगा, उनकी कोई स्किल होगी, तो वो अगर एक व्यक्ति कर सके तो इट इज गोइंग टू गिव हिम अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस। सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर किसी की सैलरी 25 से 30 हज़ार है और अगर उसको अपनी वेल्थ क्रिएट करनी है अगले 10 से 15 सालों में, उस सैलरी के साथ में ही खर्चे भी चलाने और उसी के साथ में क्रिएट भी करना है, या फिर एक रोड मैप दे दीजिए कि अगर एक मिडिल क्लास है, वेल्थ क्रिएट करनी है, उसको मिलियनियर बनना है, तो उसका क्या होगा? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें मैं आपको पहली चीज़ बताऊंगा कि अगर आज एक व्यक्ति कहीं भी खड़ा है और वो चाहे 25,000 की इनकम पे है, तो वो 20 साल में 2.5 से 3 करोड़ रुपए जमा कर सकता है। 20 साल में? 20 साल में। ओके। पावर ऑफ कंपाउंडिंग 7-8 साल बाद इंपैक्ट देती है, उससे पहले वो बिल्कुल इंपैक्ट नहीं देती है। इसलिए हम कुछ लोग जो हमारे पास आते हैं कि सर मैं 3 साल के लिए कुछ गोल लेके बैठा हूँ और मेरे को ना इक्विटी में पैसा डालना, तो हम मना कर देते हैं। क्योंकि 3 साल में हमें नहीं पता, मार्केट क्रैश कर गई, रिकवरी नहीं करी। तो मैंने एक्सटेंडेड फेजेस देखे हुए हैं जहां 5-5 साल तक मार्केट्स ने कोई रिटर्न नहीं दिया। अभी क्या हुआ है, प्रॉब्लम ये हुई है कि लोगों ने ना 2020 के बाद का टाइम देखा है, जो सिर्फ बुल रन रहा है। तो जो 18-19 साल के बच्चे थे उस टाइम, वो लोग एंटर हुए, डिजिटल की वजह से बहुत इजीली एंटर कर गए। किसी ने 5,000 रुपए डाले, 10,000 रुपए डाले, और वो पैसे बढ़ने लग गए। जो स्टॉक पकड़ा, मतलब इस टाइम पे तो ऐसा था कि आंख पे पट्टी बांधो और मारो, और कुछ ना कुछ अच्छा मिल जाएगा, आपका 2 गुना 3 गुना हो जाएगा। और ये टाइम्स आते हैं मार्केट, जब आप मार्केट में रहते हो तो ये टाइम्स आते हैं। बट कुछ लोगों के लिए ना शुरुआत इससे हो गई है। हाँ, जो जिनको शुरुआत इधर से हो गई है ना, उनको लग रहा है कि खराब समय कभी आएगा ही नहीं। और इंडिया में ज्यादातर लोग शुरुआत यहीं से हुई है। हाँ, जो अभी ज्यादातर ऑडियंस बनी, 2020 जब तक प्री कोविड जो था, मेरे हिसाब से 2-3 करोड़ अकाउंट्स थे, और पोस्ट कोविड आज 4 साल में वो 8-9 करोड़ अकाउंट्स हो गए हैं। तो जितने अकाउंट्स बीएसई की हिस्ट्री में 100 साल में बने थे, उससे डबल अकाउंट्स पिछले 4 साल में बन गए हैं। तो इस तरह वहाँ पे भी कंपाउंडिंग लग गई है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि कभी भी आपको एक्सटेंडेड होराइजन पे देखना होगा। तो अगर कोई भी व्यक्ति है, चाहे वो आज 20 साल का है, 25 साल का है, 40 साल का है। काफ़ी लोग मुझे बोलते हैं सर आप 20-25 साल वालों के लिए बोलते हो, 40 साल वालों के लिए नहीं बोलते। अरे भाई, आप 40 साल के हो, आपने इन्वेस्टमेंट नहीं चालू करी, तो आप वो सेम थीसिस यहाँ भी लगा सकते हो। अब आप 40 साल के और बोलो मेरे को अब 40 में ही रिटायर होना है, मैंने कभी जिंदगी में इन्वेस्टमेंट नहीं की, तो ये फॉल्स होप है।
तो पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, आज आप 40 में हो, आप अवेयर हो गए, आज एजुकेट हो गए, तो आज से चालू कर लो ना। आज से कौन मना कर रहा है एक्शन लेने को? तो आज अगर आप 40 के हो तो आप 55-60 तक अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कर सकते हो। आप 40 को मैं अज्यूम कर रहा हूँ 25,000 नहीं कमा रहे होगे, 50,000 कमा रहे होगे, 70,000 कमा रहे होगे, लाख रुपए कमा रहे होगे, तो आपका इन्वेस्टेबल कॉर्पस बढ़ जाएगा। तो अगर एक 20-25 हज़ार रुपये कमाने वाला व्यक्ति अगर 25% अपनी इन्वेस्टमेंट, अपनी सैलरी का निवेश करे, सिर्फ 25%, ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ, वो आराम से कर सकता है, बहुत आराम से कर सकता है। मैं उसको बता सकता हूं कि उसका फ्रेमवर्क क्या, 25% भी कैसे करेगा वो भी बता दूंगा। और उसके बाद उसको मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि वो सालाना 10% का इंक्रीमेंट लेता है, सिर्फ 10% का। क्योंकि देखिए हर जॉब में, अच्छा इन्वेस्टमेंट में नहीं, इन्वेस्टमेंट मतलब सैलरी में 10% बढ़ेगी। ओके, तो ये तो नंबर 25% है सैलरी का, तो ये तो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो correct. मतलब वो लिंक्ड है ना उससे। तो अगर वो हर साल 10% भी बढ़ाता रहेगा तो वो 20 से 25 साल के अंदर 2.5 से 3 करोड़ रुपए का मालिक होगा। यानी जो मैंने आपको डेफिनेशन दी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने की, वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएगा बहुत आराम से। 25 से 30 हज़ार की सैलरी में उसका 5% इन्वेस्ट कितना करना था? 25%। कितना होता है? तो 25,000 में करीबन 6,000 रुपए, 6,000 रुपए मंथली डालना है उसको। 6,000 रुपए मंथली से 15 से 20 सालों में उसके पास वेल्थ क्रिएट हो जाएगी। 6,000 मंथली, बट हर 12 महीने बाद एक एस्केलेशन वो बढ़ेगा, एक स्टेप अप हो रहा है। अब उसमें क्या होता है, देखिए जितना आपके पास समय ज्यादा होता है उतना आप ज्यादा इक्विटी में डाल सकते हो, उतना आप ज्यादा रिस्क ले सकते हो। तो अगर आपके पास समय ज्यादा है तो आप स्मॉल और मिड कैप में थोड़ा ज्यादा डाल सकते हो, तो रिटर्न ज्यादा हो, तो रिटर्न ज्यादा होने की अपेक्षा कर सकते हो। तो आप जैसे कहते हो कि भाई मैं 20 साल के लिए पैसा डाल रहा हूं और मैंने महीने का भी शुरुआत कर रहा हूं 6,000 रुपए से, तो 6,000 में से 3,000, 3,500 रुपए, 4,000 रुपए तक आप स्मॉल और मिड कैप में डाल दो। उसके बचा हुआ 2,000 रुपए जो है उसमें आप कुछ गोल्ड में डाल दो। अच्छा, कहीं पे ना कुछ हाई पेइंग एफडीज आती हैं जहाँ पे जनरल जो हमारी बैंक एफडी 7-7.5% है, तो वो लोग 10, 10.5, 11% तक का भी ब्याज दे देते हैं। अच्छा, कॉर्पोरेट्स होते हैं जैसे श्रीराम फाइनेंस है, वो 9, 9.5, 10% का देता है। मैं किसी की मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ, किसी की ऐड नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको एक इत्तला कर रहा हूँ कि इस तरह के एफडीज है जो आप जाके देख सकते हो, चेक कर सकते हो, जहाँ पे आपको थोड़ा बेटर रिटर्न बैंक से मिल जाएगा। क्योंकि बैंक की एफडी तो आपको इन्फ्लेशन भी नहीं बीट करके दे सकती, क्योंकि आपको 30% उस पर टैक्स भी देना पड़ता है, जो भी आपका स्लैब होगा उस पर आपको टैक्स देना। करेक्ट। तो अगर आप इस तरह का एक मिक्स बना लोगे, तो इस मिक्स को अगर आप 20 साल के लिए कंटिन्यू करोगे, बिल्कुल ध्यान नहीं दोगे, कोई स्ट्रेस नहीं लोगे, आपने जो दिन तय कर दिया उस दिन अपनी एसआईपी कटेगी, आपके पास 20 साल बाद 2.5 से 3 करोड़ रुपए का कॉर्पस होगा। तो अलग अलग जगह पे आप करते हैं कि अलग अलग जगह पे उसकी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। एलोकेशन कर दो कि भाई मैं 6,000 रुपए डाल रहा हूं तो मैं 2,000 रुपए मिड कैप में डालूंगा, 2,000 रुपए स्मॉल कैप में डालूंगा, 1,000 रुपए पैसिव में डाल दूंगा या लार्ज कैप में डाल दूंगा, और बचा हुआ 1,000 रुपए बॉन्ड में, गोल्ड के बॉन्ड में डाल दूंगा। या अच्छा, आपको उस टाइम पे ऐसा लगता है कि यार मैं ना थोड़ा सा रिस्क भी लेना चाहता हूँ, मेरे को ना क्या कहते हैं क्रिप्टो में भी पैसा डालना है, तो मेरे को लोग बोलते हैं सर क्रिप्टो में डालना चाहिए, नहीं डालना चाहिए, डालना, मतलब ये क्वेश्चन हमेशा रहता है लोगों के माइंड में। मैं ये कहता हूँ देखो, जो भी रिस्की एसेट क्लास होता है उसमें अपने क्या कहते हैं सारे पैसे नहीं डालने चाहिए। अगर देखिए आप आज कितनी बार खाना खाते हो महीने में? 90 बार। हाँ, दिन में 3 बार खाते हैं। 90 बार खाना। बाहर कितनी बार खाते हो? 10 बार, 15 बार। बाकी तो घर पे खाते हो ना। घर पे क्या खाते हो? दाल चावल, रोटी, सब्जी, वही 4-5 चीजें होती हैं। ठीक है, भिंडी बना लो, ये बना लो, दाल बना लो, आज माँ की दाल बना लो, आज तुअर की दाल बना लो, यही होता है। तो जब इन्वेस्टमेंट्स में भी यही रूल है कि 80 से 90% आपका जो इन्वेस्टेबल कॉर्पस है, अगर आप 6,000 रुपए डाल रहे हो तो 5-5.5 रुपए आप दाल चावल खाओ, विच इज म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स, गोल्ड बॉन्ड्स, ये सारी चीजें, ये दाल चावल है। तो दाल चावल खाओ। 10-15% आप कभी कभी बाहर जाके खा सकते हो, यानी क्रिप्टो वगैरह में, क्रिप्टो हो गया, एफएनओ। अच्छा, मैंने एक बड़े इंटेलिजेंट आदमी से मिला, लोग क्रिप्टो को देख रहे हैं जुए की तरह, क्योंकि वो बहुत वॉलेटाइल होता है। हमारे यहाँ लोगों को वॉलेटिलिटी, बच्चों को बहुत पसंद है। हाँ। मजा आ रहा है, मतलब एड्रेनलिन रश हो रहा है, ठीक है। तो वो लोग इसलिए एफएनओ में बहुत पैसा डालते हैं, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में डालते हैं, और या फिर क्रिप्टो में डालते हैं, क्योंकि यहाँ और एक को करेंसी भी होता है, तुरंत 5 मिनट में पैसा मिलता है। 5 मिनट में पैसा या तो मर जाता है या मिल जाता है, ठीक है। तो दोनों में से कोई एक हो जाता है, तो उनको मजा आता है, तो वो मजे के लिए कर रहे हैं, पैसे कमाने के लिए नहीं कर रहे। दे आर एट अ कसिनो एंड कसिनो विल ऑलवेज विन, सिंपल रूल है। मैं एक बंदे से मिला, इतना इंटेलिजेंट लगा मेरे को। मैंने बोला, बोलता है मैं पिछले 15 साल से क्रिप्टो कर रहा हूँ, जब से आया 2008 से। तो मैंने बोला अच्छा कैसे कर रहे हो? बोलते मैं क्रिप्टो में SIP करता हूँ। अरे, तो उसने 2 या 3 बहुत अच्छे कॉइन्स पकड़े हैं, जैसे बिटकॉइन हो गया, इथीरियम हो गया, सोलानो हो गया। मैं किसी की एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ, जो थोड़े से कंपेरेटिवली लंबे समय से चल रहे हैं, तो उनमें वो SIP करता है। अब आप सोचो कि लोग क्रिप्टो में ट्रेड कर रहे हैं, वो क्रिप्टो में SIP कर रहा है, क्रिप्टो में। तो उसने भी तो एक एसेट क्लास नया बना लिया, पर उसमें क्या किया उसने? SIP की। पट्टरबाजी नहीं की,
उसने बोला ठीक है, हर महीने की कोई तारीख को मैं एक समझो 10,000 रुपए के 20,000 रुपए के बिटकॉइन खरीद लूंगा, थोड़ा इथेरियम खरीद लूंगा, कर लूंगा। तो आप अपने इन्वेस्टेबल कॉर्पस का कुछ पोर्शन जो है 85-90% दाल चावल रखो, रोटी सब्जी रखो, और 10-15% जो है आप थोड़ा बहुत मस्ती करना चाहते हो तो कर लो। उससे आपके दिल को भी सुकून मिलेगा कि भाई मेरे को रोका नहीं जा रहा है, ठीक है, और वो पैसा डूब गया, इतने टेंशन नहीं रहेगी, इतनी टेंशन नहीं रहेगी। ओके सर, आप बात कर रहे हैं कि अपना जो 80-90% पैसा है वो उन जगहों पे लगाओ, तो वो जगह हुई आपने बताया कि स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड वगैरह, इन सब में स्टॉक मार्केट का क्या फ्यूचर होगा इंडिया में? क्या सच में सारा पैसा गेन ही करेगा? अगर देखा जाए तो जापान का मार्केट शायद 35 साल से ऑल टाइम हाई पे भी रिसेंटली टच किया था, तो 35 साल से वहीं घूम रहा है ऑलमोस्ट, तो ये इंडिया के साथ तो ना हो जाए कभी? देखिए, अगर हो गया तो आपके पास और क्या विकल्प है? अगर मैं कहता हूँ स्टॉक मार्केट में अगले 10 साल रिटर्न्स नहीं है तो आपके पास क्या विकल्प है? फिर अच्छा तो एटलीस्ट 7-8% FD में अर्न कर लें। ये होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। इसीलिए आपको जो इन्वेस्टमेंट्स है ना वो थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करके रखना चाहिए। मैं क्या कर रहा हूँ, 100% इक्विटी में मत डालिए। आप डालिए, समझिए आपने 80% डाला, कुछ बॉन्ड्स में डालिए, गोल्ड में डालिए। अगर मार्केट्स नीचे जाएंगी गोल्ड ऊपर जाता है, जनरली दे आर नेगेटिवली कोरिलेटेड, कि जहां भी स्टॉक मार्केट नीचे जाती है तो गोल्ड, क्योंकि गोल्ड एक सिक्योर एसेट माना जाता है, तो सिक्योर एसेट के चलते वो लोग पकड़, जैसे वॉर हुई तो गोल्ड का प्राइस बढ़ गया, क्यों ये 75,000 पहुंचा? अभी तो कुछ टाइम पहले तो ये 55-60,000 चलता था, 1-1.5 साल पहले तक तो 25% 30% हाइक हो गया प्राइस में। क्यों हुआ? क्योंकि यूक्रेन और रशिया की वॉर हो गई। तो जैसे ही वॉर लाइक स्थिति हो जाती है या वॉर होने लग जाती है तो लोग सेफ एसेट पे पैसा डालते हैं, तो सेफ एसेट पे सबसे ऊपर नंबर आता है गोल्ड का। तो इसलिए गोल्ड का कुछ पोर्शन आपके इसमें रखो, कल को मार्केट्स ने नहीं परफॉर्म किया तो गोल्ड परफॉर्म करेगा। दूसरी बात यह है कि मार्केट्स ना, इट्स अ गेम ऑफ डिसिप्लिन एंड पेशेंस। एक्सटेंडेड, मैंने क्या बोला, एक्सटेंडेड टाइम्स आते हैं जब 5-5 साल 6-6 साल रिटर्न्स नहीं बनते हैं, उस टाइम पे अपना पेशेंस नहीं खोना ही असली इन्वेस्टमेंट है। मैं आपको इसका लाइव उदाहरण देता हूं। मैंने SIP चालू करी, एक फंड, एक स्पेसिफिक फंड की बात करता हूं, सितंबर 2016 में। सितंबर 2016 से मार्च 2020, जब तक कोविड नहीं आया था, मैंने हर महीने 30,000 रुपए की SIP करी। 4 साल तक, 2.5 साल तक, 16 से 20, 17 पूरा हो गया, 18 पूरा हो गया, 19 पूरा हो गया, 3.5 साल, ऑलमोस्ट 4 ही हो गया, ऑलमोस्ट 3.5-4 साल। तो 3.5-4 साल तक मैंने 30,000 रुपए महीना डाला। दीपक, मार्च 2020 में उस पे जीरो रिटर्न्स थे। मेरा जो एवरेज प्राइस था, क्योंकि मार्च में मार्केट डाउन चला गया था। नहीं, अच्छा, बिफोर क्रैश की बात कर रहा हूं, बिफोर क्रैश आ रहा हूं अभी। अच्छा, अभी क्रैश आया नहीं है। 4 साल इन्वेस्टेड अमाउंट टोटल कितना हो चुका होगा, याद है? आप मल्टीप्लाई करो, 30,000 इंटू समझो 40 महीने, 12 लाख रुपए जा चुका होगा। अब 12 लाख जा चुका है और सामने NAV 12 लाख ही दिख रही है, कोई रिटर्न नहीं है। इस टाइम पे आधे लोग क्या करेंगे, छोड़ देंगे। कहाँ, इससे अच्छा FD लगाते, इससे अच्छा मैं FD में लगा देता, मिल जाता, आपको प्रेशर आ जाएगा। मैंने नहीं छोड़ा। ओके। फिर जी आया मार्केट क्रैश, वो NAV हो गया 9 लाख रुपए, 12 से 9 लाख रुपए हो गया, फिर भी मैंने नहीं छेड़ा। आज 2024 में मेरे इन्वेस्टेड कॉर्पस है 29 लाख मेरा इन्वेस्टेड, ओके, और उसकी वैल्यू है 78 लाख। गजब। तो अगर मैं उस दिन छोड़ देता या मैं क्रैश के बाद 9 लाख लेके चला जाता, 3 लाख का लॉस ले लेता, तो आज का जो मैंने 40 लाख कमा लिया है वो नहीं कमा पाता। वो मैं नहीं कमा, 40-50 ऑलमोस्ट 50 लाख कमा लिया, वो मैं नहीं कमा पाता। तो क्या होता है कि आपको मेरे को पता है ये गेम में पेशेंस चाहिए। लोग मुझसे पूछे सर आप इतना इजीली कैसे जीते हो, क्यों स्ट्रेस नहीं है आपको? क्योंकि मेरे को पता है, आई हैव एजुकेशन। जब तक आपको एजुकेशन नहीं है इस चीज की ना, तब तक आप गलत डिसीजन लेते रहोगे। चार्ली मंगर एक बात कहते थे, जो वॉरेन बफेट के पार्टनर है, द फर्स्ट रूल ऑफ कंपाउंडिंग इज डोंट डिस्टर्ब इट। उसको डिस्टर्ब मत करो। मैंने हर महीने पैसा डाला, 29-30 लाख रुपए डल गए, आज वो 80 लाख के आसपास हो गए। अब मैं आपको इससे ज्यादा अच्छा मैथ बताता हूं। ये तो बहुत हल्का मैथ है। हाँ। अगला मैथ बताता हूं। आज तक मेरे जो रिटर्न्स उसमें बने हैं, पहले 3.5 साल तक 0% रिटर्न था, आज उसका एवरेज रिटर्न 24% हो गया, विच इज 4 times more than a fixed deposit, 4 times more than a fixed deposit। ठीक है, अब अगर मैं ये तय कर लूं दीपक कि आज के बाद मैं इसमें पैसा नहीं डालूंगा, तो मेरे पास 80 लाख रुपए है। हाँ। मैं अज्यूम करता हूं ये 80 लाख रुपए 24 पे कंपाउंड नहीं होगा, 14 पे कंपाउंड होगा। 10% कम कर दिया मैंने, 10% नहीं, वैसे बेसिकली हाफ कर दिया। अगर आप परसेंटेज टर्म्स में देखो तो मैंने रिटर्न्स को ऑलमोस्ट हाफ कर दिया। आज से ये पैसा 14% पे कंपाउंड होगा। मैं इसमें से महीने का 60,000 निकालता हूं, एज मेरे को भाई चाहिए घर चलाने के लिए, मेरे को भाड़ा देना है, इसको बोलते हैं SWP। तो मैं 30 साल तक अगर मैं निकालूंगा तो मैं कितना पैसा निकाल लूंगा? 2,16 लाख रुपए। ओके। 33, आज में 40 हो गया। अब मैं कहता हूं मैं 70 तक निकालता ही रहूंगा भाई, मेरे को कुछ मैं अब नया नहीं डाल, बढ़ भी रहा है उसमें, अपन निकाल भी रहा है और बढ़ भी रहा है और वो बढ़ भी रहा है जो है वो। तो इस वजह से मैं 80 लाख रुपए में से 2,16 लाख विड्रॉ कर चुका हूं। आपको पता है उस टाइम कितना पैसा बचा होगा मेरे पास?
20 करोड़ रुपए। 20 करोड़ फिर भी बचा होगा? 20 करोड़ फिर भी बचा होगा। अभी जो आपका इन्वेस्टमेंट है, यस, जो 80 लाख है, जो ओवरऑल उसमें उससे मैं 2 करोड़ 16 लाख खा भी लूंगा, अपना घर चला भी लूंगा, और उसके बावजूद मैं अपने बेटे को 20 करोड़ रुपए अलग से देके जाऊंगा। तो आप सोचो, जब मुझे पता है कि कंपाउंडिंग में इतनी ताकत है, इतनी ज्यादा ताकत है, तो भाई मैं क्यों इधर उधर परेशान हूं और क्यों छेड़छाड़ करके मैं खुद मूर्ख बनूं। तो इन्वेस्टमेंट में क्या है कि इन्वेस्टमेंट में लोग मूर्खता करते हैं जब वो ये सोचते हैं कि वो मार्केट्स को बीट कर पाएंगे, वो मार्केट्स को टाइम कर पाएंगे, वो मार्केट से ज्यादा रिटर्न कमा पाएंगे। वो एक छोटे फेज में हो सकता है, 2 साल, 3 साल, 4 साल में, पर वो जिंदगी भर नहीं हो सकता। 20 साल के दौरान आपको वही एक 14% के आसपास का अगर रिटर्न बन गया, तो दीपक आप इस देश के टॉप 0.5% लोगों में आ जाओगे जिनके इन्वेस्टेड कॉर्पस होंगे, चाहे आप 5,000 रुपए महीने से इन्वेस्ट करना क्यों नहीं चालू करो आज। यस, ओके। पर लोगों के पास वो पेशेंस नहीं है। लोग, मैंने बोला ना, 3.5 साल जीरो रिटर्न, उसके बाद 25% का क्रैश, उसके बाद भी खड़ा रहा मार्केट में। इसलिए आज आपके सामने बैठ के ये बातें कर सकता हूं। और आसान नहीं होता है, उस टाइम नहीं होता है। आज लोग कहेंगे नहीं ये तो बहुत आसान था, मैं भी कर लूंगा। उस दिन जो इमोशन पे कंट्रोल चाहिए ना, वो बहुत लोगों पे नहीं होता, पर वो एजुकेशन से आता है। कभी कभी कुछ ना करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। Yes. अपने आप पे काबू रखना, कुछ भी ना करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं आपको ना एक बहुत अच्छी थीसिस बताता हूँ, और ये मिथ को ऐसा डिबंक करूंगा ना मैं, कि आप खुद मतलब रियलाइज करोगे कि यार ये बात मैंने कभी सोची नहीं इस तरीके से। दीपक, हमें लाइफ में क्या सिखाया गया है? ज्यादा पढ़ाई करोगे तो क्या होगा? अच्छी नौकरी लगेगी, ज्यादा मार्क्स आएंगे। ओके, ठीक है, थोड़ा पहले। हाँ, थोड़ा पहले एक इमीडिएट वाला। जिम पे ज्यादा समय निकालोगे तो क्या होगा? अच्छी बॉडी बनेगी, जल्दी बनेगी। हाँ। नौकरी में ज्यादा देर काम करूंगा तो क्या होगा? ज्यादा पैसा बनेगा, ज्यादा प्रमोशन मिलेंगे, ज्यादा पैसे मिलेंगे। यानी कि हमें यह सिखाया गया है कि जितना हम ज्यादा एफर्ट डालेंगे उतना ज्यादा रिजल्ट बनाएंगे। हमारा रिजल्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आवर एफर्ट। ओके। इन्वेस्टमेंट इज द ओनली प्लेस where your result is inversely proportional to your effort. जितना आप एफर्ट कम डालोगे ना, उतना आपका रिजल्ट ज्यादा अच्छा बनना। जितना हम ज्यादा एफर्ट डालेंगे उतना ज्यादा रिजल्ट बनेगा। उगा रहे हो तो पेड़ उगा रहे हो, आपने बीज डाल दिया, आपने सॉइल चेक कर दिया, उसके बाद क्या बैठ के रोज ऐसे पानी डालते रहोगे 24 घंटे? नहीं ना, फिर तो बर्बादी हो जाएगा, फिर तो खराब हो जाएगा, इमीडिएटली खराब हो जाएगा। आपको क्या करना है? कभी कभी पानी डालना है, कभी कभी पेस्टिसाइड छिड़कना है, और उसको सूरज के सामने रखना है ताकि वो ग्रो करता रहे। यही 3 चीजें हैं। उसमें सूरज के सामने वो रहना चाहिए, यानी आप इन्वेस्टेड रहने चाहिए हो मार्केट में, चाहे अप्स हो चाहे डाउन्स हो। सेकंड, पानी आपको छिड़कना है कब? दिन में एक बार, कभी कभी तो 2-3 दिन में एक बार होता है। तो स्टार्टिंग में ज्यादा, या शुरू में थोड़ा आपने, बाद में तो पेड़ खुद ही मैनेज कर लेता है, तो अपने आप ही बढ़ेगा ना। और वो क्या करेगा, 4-5 साल में ऐसी सिचुएशन में आ जाएगा जब आपको वो फल देने लगेगा। तो वॉरेन बुफे कहते हैं ना कि somebody is sitting in a shade because somebody else once planted a tree. करेक्ट। तो आपने, किसी ने ट्री प्लांट किया और उसका फायदा उसकी आगे की जनरेशंस लेती हैं। अगर मैं ये कह रहा हूं कि आज मैं 80 लाख रुपए में से 2 करोड़ 16 लाख अपना जीवन भी निकाल के अपने बेटे को 20 करोड़ दे दूंगा, तो आप सोचो, मैंने तो एक पेड़ लगाया था जिसने मुझे भी दे दिया, और मेरे बेटे को भी बड़ा पेड़ बन गया मुझे देने के बाद भी। ये एक लौती पावर है इन्वेस्टमेंट्स और कंपाउंडिंग की, जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं। लोगों को लगता है आज के आज मिल जाए, आज एफएनओ में जाऊं, डबल हो जाए पैसा, ट्रिपल हो जाए पैसा, बस वो लालसा लगी हुई है। तो इन्वेस्टमेंट्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर एफर्ट्स, और इसीलिए अमेरिका जैसी कंट्री में जहां पे सबसे ज्यादा म्यूचुअल फंड्स चलते हैं, 60% जनता निवेश करती है, उसमें 90 से 95% जनता पैसिव फंड्स में इन्वेस्ट करती है। क्योंकि ये जब रिसर्च की गई अमेरिका में, तो पता चला कि 100 में से 4 म्यूचुअल फंड मैनेजर्स इंडेक्स को लॉन्ग टर्म में बीट कर पा रहे हैं। 100 में से 4, सिर्फ 4। यस, और आपको नहीं पता वो 4 कौन है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट एट द फर्स्ट गो कि ये 4 इससे अच्छा तो 95 में चले जाओ ना, इसलिए अच्छा, हाँ, आप 96 में चले जाओ। तो इसी, पर उसमें आपको पेशेंस चाहिए, आराम चाहिए। तो ये बेसिकली गेम जो है, और वहां पर ना बहुत बेसिक, सिंपल और कम रिटर्न दिखता है, दाल चावल है ना। हाँ, वहां पर लगता है कि अभी कुछ फंड है जिन्होंने 70, 80, 90%, 100% रिटर्न दिया है, हाँ, म्यूचुअल फंड ने, और हमारा निफ्टी दिखता है 15-20% के आसपास, राइट, ईयरली। नहीं देखिए, पर वो आपको देखिए, यू हैव टू मैच द होराइजन। आप कोई बोलो कि नहीं यार, निफ्टी ने पिछले 15 साल में 14% का रिटर्न दिया है वर्सेस ये फंड ने पिछले 3 साल में 23% का रिटर्न दिया है, आप दोनों को मैच करो, मोटा मोटी सेम निकलेंगे। और अगर इंक्रीमेंटल निकला भी तो इट इज नॉट वर्थ टेकिंग द रिस्क। देखिए, आपको रिस्क के एंगल से भी देखना पड़ेगा। लोग क्या रिटर्न्स देख रहे हैं, रिस्क नहीं देख रहे। हमने क्या किया, एक पोर्टफोलियो सिमुलेट किया अपने स्टूडेंट्स के लिए, कि एक पोर्टफोलियो बनाते हैं कि 25 साल में एक हमने
स्टॉक मार्केट का फंड लिया जो प्योर स्टॉक मार्केट है, ठीक है, और दूसरे तरफ एक फंड लिया जिसमें 25% स्टॉक मार्केट, 25% गोल्ड, इस तरह से हमने बनाया। तो जो हमारा प्योर स्टॉक मार्केट वाला फंड था और ये वाला फंड था, 25 साल में इनके रिटर्न्स के बीच में 0.4% का गैप था। यस, 0.4। वो 14.4 था, ये 14 था। पर जब 2008 का क्रैश आया था तो जो वो स्टॉक मार्केट प्योर 100% स्टॉक मार्केट वाला फंड था, उसका ड्रॉडाउन था 50%, यानी कि 50% आपका फंड वैल्यू नीचे हो गया स्टॉक मार्केट वाला। हाँ, और मैं बता रहा हूं उस दिन 95% लोग मैदान छोड़ के जाते हैं। आज बोलना बहुत आसान है कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। जिस दिन वो स्थिति होगी ना, उस दिन बात करेंगे। और दूसरा जो फंड था जिसमें चारों मिक्सचर्स थे, उसका ड्रॉडाउन था 22%। 22%, आधे से भी कम। आधे से भी कम। तो यानी कि आपने कम रिस्क में ऑलमोस्ट उतना रिटर्न्स पा लिया ओवर अ 25 ईयर होराइजन। प्रॉब्लम क्या है, लोग इन्वेस्टमेंट्स को देख रहे हैं 1 साल, 2 साल, 3 साल के हो रहे हैं। सर ऐसा कुछ बता दो कि 2 साल में डबल हो जाए। अबे मुझे पता होता तो मैं तेरे को क्यों बता देखो, पता भी हो सकता है पर वो सस्टेनेबल नहीं है। मैं हर 2 साल में पैसा डबल नहीं कर सकता, इट इज क्लोज टू इम्पॉसिबल। ऐसे हाँ, ऐसी यूनिक अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी जब आप मार्केट में रहोगे, जब आप पिच पे बने रहोगे, जब आप बैटिंग करने आए हो। 5 दिन का टेस्ट मैच है और पहले ओवर में आप चौधरी बन रहे हो कि यार मैं तो ग्लेन मैकग्रा को ठोकूंगा या फिर बेस्ट बॉलर, क्योंकि वो तो पहला ओवर तो बेस्ट बॉलर डालता है ना, बेस्ट बॉलर, करेक्ट। तो पहले 10 ओवर तक आप गवास्कर याद है 100 बॉल तक 0 पे रहता था। अच्छा ठीक है, टुकुर 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 सबको थका देता था, और जब थक जाते थे और एक वीक बॉलर आता था तो फिर उनकी सुताई करता था। तो आप कितने समय तक 0 रिटर्न्स पे रहते हो ना, ये भी आपका पेशेंस का टेस्ट होता है। 2016 से 2020 निफ्टी वॉज 0 रिटर्न्स। 0 रिटर्न, बता तो रहा हूं, मैंने म्यूचुअल फंड में डाला, 1 भी रुपए का रिटर्न नहीं आया मेरे को। अच्छा, सारे इंडेक्स फंड में था आपका पोर्टफोलियो में? हाँ नहीं, मेरा वो एक जो फंड था वो मैं स्मॉल कैप की बात कर रहा हूँ, पर वो भी मिमिक कर रहा था ना, स्टॉक मार्केट को ही मिमिक कर रहा था। ये तो सारी बढ़ोतरी 2020 में, पर अगर मैं मार्केट में होता ही नहीं तो जो 2020 से लेकर 2024 में मैंने पैसा कमाया वो कैसे कमाता? नहीं कमा पाता। अगर मैं 2020 में ही छोड़ के चला जाता, एक बड़ी अच्छी स्टेटमेंट आई थी 2020 में जब सडनली वो अनाउंस हुआ लॉकडाउन, तो आया कि women in the house are fire buying and men in the house are fire selling। मतलब औरतें जो थी वो घर से बाहर जा जाके सामान खरीद रही थी कि भाई कल को खत्म ना हो जाए तो they were fire buying, और men of the house were fire selling कि ये भी स्टॉक बेच दे, ये भी स्टॉक बेच दे, और करेक्ट होगा, और करेक्ट होगा। उस दिन रिलायंस 800 रुपए में मिल रहा था, आज 3200 रुपए है। 4 साल के अंदर इतनी बड़ी सेल आई थी। लेकिन सर, लेकिन सर वो तो ठीक है, अभी कहना हो गया तो सब कह रहे हैं हम, लेकिन उस वक्त गिरा। लॉकडाउन कब खुलेगा कोई ठिकाने नहीं है, कितना लंबा चलेगा कोई ठिकाने नहीं है। उस वक्त कैसे पता करें कि हाँ ये मोमेंट है, अब काफी ज्यादा नीचे, अब इससे नीचे नहीं जाएगा, या फिर ऐसा कैसे पता करें? कह रहा हूं टाइमिंग करना छोड़ दो मार्केट को। अच्छा, मानवता खत्म हो रही थी क्या? नहीं हो रही थी ना भाई। डेथ हो भी रही थी तो कितनी हो रही थी, लेकिन पता नहीं है ना कि आगे कितनी होगी, तो फिर भी मानवता नहीं खत्म होगी। ऐसी बहुत एपिडेमिक्स आके जा चुके हैं। एक वो स्पेनिश फ्लू आया था, उसमें भी ये उस समय तो फिर भी मेडिकल सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं थी हमारी। 1920s 1930 कितने प्लेग आगे चले गए, कुछ खत्म नहीं होता। ये संसार नहीं खत्म होता जब तक ये न्यूक्लियर वॉर नहीं करते ना सारे देश, तब तक ये संसार खत्म नहीं होगा। और जिस दिन न्यूक्लियर वॉर हो गए तो आपके पैसे का वैसे भी कोई फायदा नहीं होना निकाल के भी क्या करोगे निकाल के क्या कर लोगे? तो एंड ऑफ द डे ये मानवता जब तक चलेगी, इन्वेस्टमेंट्स चलेंगी, ऐसे इवेंट्स आते रहेंगे, स्पाइक डाउन होता रहेगा, मार्केट्स 20-20, 25-25% क्रैश करेंगी। उस टाइम पे आपको एक्साइटेड होकर बोलना है कि अब रुकने का टाइम है। अगर अब बाहर हो गए तो अब इसके बाद फिर फायदा नहीं मिलेगा, आज अब के बाद का फायदा नहीं कमा पाएंगे। इसलिए इसमें क्या है ना, एक्चुअली अगर सारा गेम एजुकेशन का है और इसमें आपको बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, आप सिर्फ वॉरेन बुफे के स्टेटमेंट सुन लो और ब्लाइंडली उनको फॉलो कर लो। व्हेन अदर्स आर ग्रीडी यू शुड बी फियरफुल, व्हेन अदर्स आर फियरफुल यू शुड बी ग्रीडी। खत्म। मैंने अपनी एसआईपी डबल कर दी थी 2020 में। लोग बोल रहे थे अरे यार कम करो, खत्म करो, निकल जाओ मार्केट से। मतलब नहीं, दिस इज द टाइम। हम डबल कर दिया। हम डबल करते। उस वक्त इतनी थी आपकी? मेरी तब थी 1.25 लाख रुपए के 2020 में। हाँ, फिर 2.5 लाख कर दी थी मैंने। ओके। महीने की एसआईपी। आज मैं डालता हूँ करीबन 3.5 लाख रुपए महीना एसआईपी। ओके। तो बेसिकली मेरा जो फंड है वो बड़ा सिंपल है। 3 पार्ट में मेरी पैसे जाते हैं। एक मोदी जी को जाते हैं टैक्स के नाम पे ठीक है, एक घर चलाने के लिए जाते हैं, और एक मेरी इसमें एसआईपी में जाते हैं। तो 3 पार्ट्स में मेरी सेविंग परसेंटेज निकालते हैं आप कुछ? हाँ, नहीं वो तो मेरी बनी हुई है ना। अच्छा। देखो मेरा इमरजेंसी फंड क्रिएटेड है। हाँ, तो मैं बार बार क्यों सेव करूँ? ओके, फिर जरूरत ही क्या उसमें हाँ, से निकाल लेंगे। मेरे पास 15 से 18 महीने के जो मेरे खर्चे हैं उसका एक एफडी रखी हुई है। ओके। तो मैं क्यों फिर उसके बाद बार बार सेव क्यों करूँ? वो उसने मुझे कंफर्ट दे दिया। मेरे पास हर तरह की इंश्योरेंस है,
तो मैं फिर तो इतनी जरूरत पड़ेगी नहीं एकदम से कुछ। देखो क्या है, लोगों को ना टेंशन हमेशा रहती है यार, इसमें से कुछ सेविंग नहीं, और कुछ पढ़ भी गई तो म्यूचुअल फंड में हम 2 दिन में निकाल भी सकते हैं। 1 मिनट में निकाल सकता हूँ। अच्छा, आज बटन दबाऊंगा, कल पैसा घर आ जाए। हाँ वही। तो T+1 सेटलमेंट हो चुका है अब तो। देखो इसको मैं एक फ्रेमवर्क दे देता हूँ आपके ऑडियंस के लिए, बहुत सिंप्लीफाई कर देता हूँ। आपको लाइफ में ना इतना ईजी हो जाएगा लाइफ को जीना कि आपको लगेगा कि यार मैं बेकार में स्ट्रेस ले रहा था। स्टेप 1 आप बजटिंग करो। मैं आज भी इस रूम में भी कितने भी लोग हैं, अभी 4-5 लोग हैं, आप अपन दोनों और भी हैं, टीम भी है। हम पांचों में से कितने लोग बजटिंग करते हैं? कितने लोगों को अपनी फिक्स्ड कॉस्ट पता है? कितने लोगों को अपनी वेरिएबल कॉस्ट पता है? बताओ भाई, चलो आप लोग ही बता दो। एक इंसान है, तेरे को, आप मेरे को नहीं, मैं तो सिखा रहा हूँ इसलिए मुझे पता, अगर मेरे को ही नहीं पता हो तो कैसे चलेगा? तो और ये किसी की गलती नहीं है, मैं किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहता। हाँ जी। ये क्या है, वी आर अनअवेयर। अभी आप जब अपना बजट निकालोगे और पिछले क्वार्टर का बजट निकालोगे, मैंने महीना महीना कहाँ खर्चा किया, आप अचंभित हो जाओगे, इतना वेस्टफुल खर्चे किए होंगे आपने। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको सिंपल सा एक उदाहरण देता हूँ। लोग 10-10 OTT के सब्सक्रिप्शन रखते हैं, उसमें उनका महीने का 2,000 रुपये जा रहा है, 1,500 रुपये जा रहा है। मेरे पास एक दोस्त 2 डोंगल लेके घूम रहा है, 400-400 रुपये महीना जा रहा है। छोटा नहीं है बॉस, 800 × 12 10,000 रुपये होता है। 10,000 रुपये में आप बहुत कुछ अलग कर सकते थे। और अगर इसी दोस्त को मैं बोल दूं ना एक काम करते हैं, उडेमी पे 500 रुपये का कोर्स ले लेते हैं, तो जो मौत आ जाती है, मौत आ जाती है, मौत आ जाती है। अभी कल मैंने एक रील बनाई, बहुत अच्छी चली, कि एक लेडी ने 9.5 लाख रुपए की स्टारबक्स से कॉफी मंगाई है जोमेटो से। साल में 9.5 लाख रुपए की जोमेटो से स्टारबक्स की कॉफी ऑर्डर करी है, और उस चीज को सेलिब्रेट किया जा रहा है। कैन यू इमेजिन क्या क्या मानसिकता जारी होगी हमारे यूथ में कि अच्छा वाह यार 9.5 लाख रुपए की कॉफी पीते, चलो 9.5 की नहीं, चल मैं तो महीने की 5,000 की पीऊंगा, साल के 60,000 की। अरे क्यों? ठीक है आपको वंस इन अ वाइल पीना है, समझ आता है, पर आप अपने आप को हैबिचुअल कर दो उस चीज़ के लिए, वो तो गलत है ना। तो स्टेप 1 है, आप पहले अपना बजट देखो कि आप कहाँ पैसा खर्च कर रहे हो। योर विजन एंड योर बजट शुड बी अलाइंड। दीपक, बहुत लोग आएंगे मेरे पास, बोलेंगे सर मेरे को ना ट्रैवल करना है, पर मेरे पास पैसे नहीं है, दिन में 10 सिगरेट फूक रहे हैं। उस चीज़ के लिए पैसे हैं तुम्हारे पास? उस चीज़ के लिए मिल जाते हैं 6,000 रुपये महीना देने को, कहीं से भी मिल जाएंगे, उसके लिए कहीं से भी मिल जाते हैं। 6,000 रुपये महीने की सिगरेट फूक रहे हो, 72,000 रुपये साल की सिगरेट फूक रहे हो। अरे अगर आधी सिगरेट फूक लेते, आधा पैसा बचा लेते, तो दुबई का ट्रिप माराते। मैंने भी मेरा एक फ्रेंड है जो सिगरेट पीता है, मैंने उससे पूछा कि 2-3 साल में कितनी सिगरेट पी लोगी, कि अराउंड 2.5-3 लाख की, और वही SIP करने, और वो कर्जे में। मेरे से भी उधार ले रखे हैं। मैं पूछता हूँ कि यार इतने पैसे वापिस क्यों दे रहा, तो सिगरेट तो डेली पी जाता है 5-7। हाँ, तो कितने की पी ली होगी? मैंने कि आराम से 70-80 हज़ार की तो पी ली होगी तूने अभी तक, कि नहीं उससे बहुत ज़्यादा है। तो स्टेप 1 है, आपको अपना बजट पता होना चाहिए। और बजट में सर अपने सिर्फ खर्चे देखने की, हमने कहाँ कहाँ कितना खर्च किया, बस यही बजट है। हाँ यही बजट है कि आपके पैसे का एलोकेशन कहाँ है भाई, बस यही। मैं 20,000 अगर महीने में खर्च करता हूं तो जा कहाँ रहा है, और इससे ना फिर अवेयर हो जाते हैं अगले महीने के लिए, कॉन्शियस हो जाते हैं। ये मैंने किया है सर। तो जैसे ही आप कॉन्शियस हो जाते हो ना, तो आप 2 चीजें कर सकते हो। जो आपके गोल हैं उसके लिए सेविंग कर सकते हो, और जो आप यूजलेस खर्च से कर रहे हो उसको मर्सीलेसली काट दो कि यार ये तो बेवकूफ जैसे खर्चा है यार, मैं 2 डोंगल लेके घूम रहा हूँ, 800 रुपए फोकट का दे रहा हूँ। बंद करो साला। डोंगल मतलब वो जो इंटरनेट के डोंगल होते हैं ना, जैसे घर पे वाईफाई भी चल रहा है, हाँ। फिर भी एक डोंगल जेब में लेके घूमना है ताकि वाईफाई कभी खत्म ना हो जाए। ये, अरे ये तो सर, हाँ मतलब बता रहा हूँ ये लोग कर रहे हैं, आपके लिए बेकार है, मेरे लिए बेकार है, पर लोग कर रहे हैं। 12-12, 15-15 OTT के सब्सक्रिप्शन लेके बैठे हुए हैं, और उनके पास बोलते हैं नहीं यार हमारे पास इन्वेस्ट करने को 1,000 रुपया नहीं है, पैसा नहीं है, टाइम नहीं है इनके पास, दोनों चीज नहीं है। चलो टाइम तो चाहिए ही नहीं मेरे को इन्वेस्टमेंट में, आप टाइम दूर रखो इन्वेस्टमेंट से, मैंने कहा ना इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम से। आप पर ये तो पता करो कि बेसुध कैसे रह सकते हो यार, हाउ कैन यू बी अनकॉन्शियस अबाउट वेयर यू आर स्पेंडिंग। तो स्टेप 1 इज नो वेयर यू आर स्पेंडिंग, दैट इज कॉल्ड बजटिंग। सेकेंड स्टेप इज क्रिएट एन इमरजेंसी फंड। अगर आप मतलब यंग हो, अनमैरिड हो, स्ट्रेस नहीं है, तो 6 से 7 महीने के पास आपका फंड होना चाहिए। 6 से 7 महीने के आपके जो कॉस्ट है, रेवेन्यू आपका सैलरी नहीं, कॉस्ट आपके जो खर्चे हैं, हाँ, वो 6-7 महीने का आपके पास है, और उसकी शुद्ध FD कर दो। शुद्ध FD तो FD सर वो तो रहता है ना, टाइम पीरियड लॉक्ड होता है, लॉक-इन नहीं, वो तो आप 3 महीने की, 6 महीने की, 12 महीने की, कभी कितनी भी कर दो, और जब निकालना निकाल दो। थोड़ा सा 0.25% का लॉस होता है ज्यादा से ज्यादा। अच्छा, इमरजेंसी के टाइम पे। अच्छा ओके। देखो इमरजेंसी फंड आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इमरजेंसी फंड से ये अपेक्षा नहीं की जा रही है कि तू मेरे को मतलब क्या कहते हैं रिटर्न्स देगा। इमरजेंसी फंड से ये अपेक्षा कि इमरजेंसी में काम आ जाना, बस यही। हाँ, तो वो आपने फंड कर दिया। तीसरा है इंश्योरेंस खरीदो, दोनों, मेडिकल और हेल्थ, ये लाइफ, और लाइफ में भी टर्म खरीदो। जैसे आपने बोला, आप ये यूलिप फुलिप मत खरीदो, ये सब है ना बेवकूफियां हैं। चुपचाप एक टर्म इंश्योरेंस खरीद लो, जो आपकी तनख्वाह है उसका 25 गुने की,
20 से 25 गुना। जो आपकी मंथ की तनख्वाह एनुअल सैलरी उसका अच्छा एनुअल सैलरी का, अगर आपकी 5 लाख की एनुअल सैलरी है तो आप 1 करोड़ की इंश्योरेंस खरीद। तो लोगों को क्या हो गया, लोगों को सारी अपेक्षा इन्वेस्टमेंट से हो गई है कि यार मेरी इन्वेस्टमेंट डबल हो जाए। अबे तू क्यों नहीं मेहनत करता? तुझे किसने बोला कि तू अपने ऊपर एजुकेशन पे मत खर्चा कर? मैं जब से जॉब में आया हूं तब से मेरी सैलरी का 5% मैं एजुकेशन पे डालता हूं। मैंने CFA अपने जॉब ज्वाइन करने के बाद करी है, पहले नहीं करी है। पहले MBA करी थी, उसके बाद CFA करी, फिर लॉ की डिग्री भी परस्यू करी। फिर जहां जहां मुझे जरूरत पड़ी कि मुझे एक्सेल नहीं आता, मुझे समझो क्या कहते हैं फाइनेंशियल मॉडलिंग ठीक से नहीं आती, मुझे अपने आप को इंप्रूव करना है, मैंने पैसे डाले वहां पे और आज उसका फायदा ले रहा हूं। और उसका जितना रिटर्न है उतना कोई स्टॉक रिटर्न नहीं दे सकता, दे ही नहीं सकता। जो रिटर्न ये दे सकता तो कोई भी नहीं दे सकता। और स्किल बहुत जल्दी भी रिटर्न देती है। यस, 1 से 2 साल में आपको बहुत ऊपर पहुंचा देती है। आप 20,000 की तंखा से 2 लाख की तंखा पे पहुंच जाते हो। हाँ, तंखा, इनकम, जो भी कहना चाहो। हाँ, आज कोई डिजिटल मार्केटिंग सीख ले, आज कोई एडिटिंग सीख ले, आज कोई वीडियोग्राफी सीख ले, पॉडकास्टिंग सीख ले, जैसे आप कर रहे हैं, तो बहुत फर्क पड़ जाएगा। बहुत फर्क पड़ जाएगा। तो लोग क्या रो रहे हैं कि नहीं यार निवेश है, निवेश से पैसा बनना चाहिए, मैं FNO से पैसा बना लूं, मेरा पैसा डबल हो जाए। क्यों? वहां स्ट्रेस मत दो, स्ट्रेस अपने आप को दो, अपने आप को बेटर करो। क्योंकि अगर आज आप 20,000 में हो तो 6,000 रुपए की SIP करोगे, और यही 20,000 की जगह आप 2 लाख हो गए तो आप 60,000 की SIP करोगे। इन्वेस्टमेंट 10x हो गई, तो जो 2.5 करोड़ बनना था 20 साल बाद वो कितना बनेगा? 25 करोड़ बन जाएगा, खत्म। और यही मैथ से मैं चला हूं दीपक, मैं कोई ऐसी मैथ नहीं बता रहा जो मैंने नहीं किया। और बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, एग्जीक्यूटेबल, विदाउट एनी स्ट्रेस। आज अगर मैंने आपको बताया मेरा इमरजेंसी फंड है, बिल्कुल है, 15-16 महीने की मेरे पास FD में पैसे पड़े हुए हैं कि भाई कुछ भी नहीं हुआ तो 15-16 महीने है। मेरे पास लाइफ इंश्योरेंस 4 करोड़ रुपए की लाइफ इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस है मेरे पास 40 लाख रुपीस का फैमिली फ्लोटर है, मैं, मेरी वाइफ, मेरे बेटे के लिए 40 लाख कल को कोई, और इट कवर्स एवरीथिंग, कैंसर वैंसर। मैं दुबई में हूं और मेरे को बीमार हो गया, वहां का भी खर्चा कवर हो जाएगा। मुझे सोचो कितनी सिक्योरिटी मिल गई। अच्छा, जैसे लाइफ में आपका स्टेचर बढ़ता है, आपका सिक्योरिटी का सेंस भी बदल जाता है। आपको लगता है कि यार अब मैं इंटरनेशनली ट्रैवल कर रहा हूं, वहां मुझे कुछ हो गया तब भी मुझे कन्वीनियंस चाहिए, मैं आई एम रेडी टू गिव एनुअली 20,000 मोर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं दे देता हूं। तो मुझे आज कन्वीनियंस है कि दुबई में भी कुछ हो गया, USA में भी कुछ हो गया, मेरा टेक केयर हो जाएगा, मेरे पैसे नहीं लगेंगे। उस बात के मैं 20,000 रुपये साल के एक्स्ट्रा दे देता हूं, ठीक है, मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। सो कमिंग बैक, लाइफ को ना ईजी करना है BEII फॉर्मूला से। बजटिंग, इमरजेंसी फंड, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट लास्ट है, इन्वेस्टमेंट पहले अपने आप को सिक्योर करो। और लोग क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट पहले कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट अगर 8-10 हज़ार भी कमा रहे हैं तो लालच में आकर के 5-6 हज़ार तो पहले इन्वेस्ट कर दिए आपको। अरे यार आज भी मेरे को हंसी आती है देख के कि मेडिकल इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन मात्र 4% है। मतलब 100 में से 4 लोग ही मेडिकली इंश्योर्ड है, 96 का तो घर लुट जाएंगे किस हो गया किसी दिन। तो उनको लगता है फादर की हार्ट सर्जरी हुई, पैसे वैसे चले जाएंगे, कुछ होता ही नहीं। 3 दिन में 9.5 लाख रुपए का बिल था। अगर इंश्योरेंस नहीं होती तो क्या होता? और हम लोग चुपचाप दुकान छोड़ के चले गए, पैसे अपने आप कट गए, कुछ पता नहीं चला हमें। तो वो जो मैं 20-20 हज़ार रुपए साल के दे रहा था वो फायदे में गए ना किसी दिन। तो नहीं तो मैं तो अपने पिताजी को बचाने में मेरा पूरा इमरजेंसी फंड खाली हो जाता। तो आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। देखिए विमान में भी क्या कहते हैं कि पहले अपना मास्क पहनो फिर बाजू वाले का मास्क लगाओ। तो पहले अपना मास्क तो पहनो यार, अपना इमरजेंसी फंड क्रिएट करो, अपनी इंश्योरेंसेस क्रिएट कर लो ताकि सिक्योर फील करो। एक सिक्योर आदमी का मानसिकता अलग होती है, एक इनसिक्योर आदमी की मानसिकता बहुत अलग होती है। एक सिक्योर आदमी जॉब में उस स्ट्रेस आ रहा हो तो बोला चल वे कल से नहीं आता, क्यों, मेरे पास 6 महीने का पड़ा है, कुछ कर लूंगा मैं, कुछ ढूंढ लूंगा। पर यही अगर एक आदमी सिक्योर नहीं है तो मोहताजी में रहेगा। आज 95% कॉर्पोरेट इंडिया दीपक पेचेक टू पेचेक रहता है। अगर अगला पेचेक उनका नहीं आया ना तो उनको पता नहीं लाइफ में करना क्या है, बेचारे मर जाएंगे। वो क्यों है? उनकी किसी और की गलती नहीं है, उनकी खुद की गलती है, क्योंकि वो बजटिंग नहीं कर रहे, वो अपना फंड नहीं क्रिएट कर रहे। वो इंश्योर, और एक 20,000 वाला भी कर सकता है, एक 2 लाख वाला भी कर सकता है, एक 20 लाख वाला भी कर सकता है। मेरे दोस्त थे जितने मेरे साथ पढ़े सब अच्छे गए, मैंने भी अच्छा करियर बनाया, CSO बना, अच्छे जॉब्स किए, अच्छी तनख्वाह पे पहुंचा। क्यों पहुंचा? कि स्किल्स पे मेहनत करी। मेरे साथ वालों ने भी, बहुत लोगों ने बहुत अच्छा किया। आज मेरा एक दोस्त है 7 लाख रुपए महीना कमाता है, 7 lakhs पर मंथ इनकम है उसकी, और 20 तारीख को उसके पैसे खत्म हो जाते हैं। इतने लोन लिए हुए हैं, क्योंकि लोगों को दिखाना था ना, लग्जरी लाइफस्टाइल दिखानी थी, लुई विटॉन के बैग्स चाहिए थे, BMW रखनी थी, वाइफ के लिए BMW मिनी कूपर रखनी थी, बच्चों के लिए वो रखनी थी, वो कौन सी गाड़ी, अल्कजार करके एक गाड़ी है बहुत महंगी, मतलब उनका जो नौकर है वो स्विफ्ट डिजायर में जाता है। तो अब कैसे मेंटेन करोगे ये लाइफस्टाइल यार? 7 लाख 7 लाख में तो पॉसिबल नहीं। और मैं इतने साल तक खुद होंडा सिटी चलाता था जब मैं मर्सिडीज अफोर्ड कर सकता था। तो मैंने अपने आप को अपने मीन से नीचे रखा, वो लग्जरी खरीदते रह गए अपने पैसों के साथ, और मैं समय खरीदता रहा। तो जैसे मैंने अपना समय खरीद लिया 38 साल की उम्र में आते ही, 38 के आसपास, मैंने बोला थैंक यू सो मच, अब मैंने अपना समय खरीद लिया है, अब मैं जो करना चाहे कर सकता हूँ। वो बेचारे अभी भी कॉर्पोरेट स्लेवरी में अटके हुए हैं। ये चॉइस है,
दिस इज कंप्लीटली अ मैटर ऑफ चॉइस। और अगर बेसिक थंब रूल्स आप फॉलो कर लो तो मैं कह रहा हूं हर आदमी जो इस धरती पे पैदा हुआ है वो 40 से पहले रिटायर हो सकता है। 40 से पहले आराम से। ओके। कुछ तेज लोग होंगे वो 30 से पहले हो जाएंगे, कुछ ज्यादा तेज नहीं होंगे तो भी मतलब जो बहुत एवरेज इंटेलिजेंस के भी लोग हैं ना वो 40 से पहले हो जाएंगे। 40 से पहले हो जाएंगे, आराम से हो जाएंगे। और हमारा जो क्वेश्चन था कि 25 से 30 हज़ार की सैलरी में या फिर एक मिडिल क्लास इस बेसिक से फॉर्मूले से वो रिटायर हो सकता है, बहुत आराम से, और बहुत अच्छे रिटायरमेंट वो एंजॉय कर सकता है। बिल्कुल। ओके, ग्रेट। देखिए जो फायर का नंबर, जैसे मैंने बताया, फायर का नंबर इज अ फंक्शन ऑफ हाउ मच यू स्पेंड। ठीक है, तो अगर आप स्पेंडिंग को कंट्रोल में रख सकते हो, उल जलूल खर्चे नहीं कर सकते हो, अपने गोल ओरिएंटेड खर्चे करो। मेरे को ट्रैवल करना है, मेरे को साल में एक बार इंटरनेशनल ट्रिप करनी है, तो उसके हिसाब से खर्चा करो ना। क्यों 10-20 सिगरेट फूक रहे हो दिन की? क्यों 20 OTT के सब्सक्रिप्शन लेके बैठे हुए हो? ये सब बचा सकते हो, 2-3 हज़ार रुपए महीना बचा सकते हो, और सालाना बहुत बचा सकते हैं। बहुत बड़ा नंबर बन जाता है, बहुत बड़ा नंबर। तो मैं हमेशा कहता हूं कि गोल ओरिएंटेड बजट होना चाहिए। आपका विजन और आपका बजट एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए। विजन आपका कह रहा है मेरे को ट्रैवल करना है, बजट आपका कह रहा है 6,000 रुपए महीने की सिगरेट फूक रहे हो, तो ये तो दो अलग बातें हो गई ना। तो आपकी कथनी करनी अलग है और आप स्ट्रेस में रहोगे, तो क्यों स्ट्रेस में रहना? सिंपल फॉर्मूला लगाओ, BEII, और मजे करो। दुनिया सर इन्वेस्टमेंट के पीछे भाग रही है, और आपके जो फॉर्मूला उसमें इन्वेस्टमेंट सबसे लास्ट में आई है, यानी कि बजटिंग, टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, और खुद पे इन्वेस्ट कर, खुद इमरजेंसी फंड और खुद पे इन्वेस्ट करना, ये सारी चीजें पहले आनी चाहिए इन्वेस्टमेंट से। बिल्कुल। अगर ये सारी चीजों में से एक दो भी मिसिंग है तो क्या उसको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए? देखिए मैं एकदम ये नहीं कहूंगा कि पहले ये और फिर ये, पर ये ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रही है ना मुझे भी। ये सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, सिक्योरिटी बहुत। अगर आज मेरे पास 5,000 रुपए ही बच रहे हैं, ठीक है, ये सब करने के बाद, और मुझे कोर्स करना है जिससे मेरी सैलरी जो है वो इमीडिएटली 20,000 से 40,000 हो जाएगी। मैं आपको एक लड़के की स्टोरी बताता हूँ, मेरे यहाँ था। ये ना बिहार में एक जगह है, भागलपुर के पास, मुजफ्फरनगर या ऐसे करके कोई जगह है, इंडस्ट्रियल बेल्ट है। वहाँ से एक लेबर का लड़का हमारे यहाँ आया, दिल्ली में कुछ कर पढ़ के, और 18,000 रुपये की नौकरी लगी। और अब स्किल्स का इंपॉर्टेंस देखना, मैं आपको, मतलब लाइफ चेंजिंग था मेरे लिए पर्सनली भी लाइफ चेंजिंग था ये। तो 18,000 की नौकरी लगी उसे, टेक्नोलॉजी में कुछ था, MCA करके आया था, तो कर रहा था। एक दिन फ्रस्ट्रेट होकर मेरे पास आया, तो बोलता है सर मैं 18,000 पे कब तक जिंदा रहूँगा, कैसे करूँगा, ये करूँगा। तो मैंने बोला मैं तेरी तनख्वाह बढ़ाऊँ कैसे बढ़ाऊँ, तेरी स्किल तो बढ़ाई नहीं है तूने कोई। तो बोलता है मैं क्या करूँ ऐसा कि आप मेरी तनख्वाह बढ़ा दोगे। तो मैंने बोला एक काम कर, ये AWS करके एक चीज़ होती है, हम लोग के यहाँ ना बहुत परेशानी है कंपनी में, ये AWS के अच्छे मैनेजर नहीं मिल रहे, Amazon वेब सर्वर के। तो एक काम कर, ये AWS की पढ़ाई कर ले, तू तो MCA करा हुआ है, टेक्नोलॉजी की तरफ को अंडरस्टैंडिंग है, तो ये AWS का सब्सक्रिप्शन ये कर ले, अपना क्या कहते हैं, कोर्स कर ले और उसका सर्टिफिकेशन कर ले। बोला सर वो महंगा है, 10-15 हज़ार रुपये लग जाएंगे, 10-15 हज़ार फीस में लग जाएंगे, 7,000 का एग्जाम है, 22,000 रुपये लग जाएंगे। मतलब कंपनी स्पॉन्सर करेगी, पहले तेरे को क्लियर करना पड़ेगा, क्लियर करते कंपनी स्पॉन्सर कर देगी, ठीक है। तो उसने मेहनत करी, पढ़ाई करी, 8 महीने बहुत जम के उसने एफर्ट मारा। 8 महीने बाद वो एग्जाम उसका क्लियर हो गया। उसकी तनख्वाह हमने ही 18,000 से 85,000 कर दी। हो सकता है क्या कोई स्टॉक में आपका? और यह 85 एक महीने की नहीं है, हर साल हर महीने की है। तो अब 85 में वो 20% के हिसाब से कितनी SIP करेगा दीपक? 17,000 रुपए की, जितनी उसकी सैलरी थी। उसकी जितनी सैलरी थी उतने के। तो स्किल ने उसको 7 से 8 महीने में इतना बड़ा रिटर्न दिया, और दुनिया में इतना बड़ा रिटर्न कहीं नहीं आ सकता। और मैंने ही उसको 85,000 किया क्योंकि मेरे को चाहिए था वो व्यक्ति। अब मैं बाहर से लाता वर्सेस मेरे सिस्टम का समझा हुआ लड़का है, सिस्टम को समझता है, और उसके अलावा उसने स्किल को अपग्रेड कर दिया। बाहर से लाता तो 6 महीने बाद बंदा मिलता, वो एडजस्ट होता नहीं होता, मेरे को बहुत सारी कॉस्ट थी। तो मैंने इंटेलिजेंटली अपनी भी कॉस्ट बचा ली और उसको भी फायदा दे दिया। इसलिए इन्वेस्टमेंट सबसे लास्ट में, क्योंकि इन चीज़ों से इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी आपकी, इन चीज़ों से आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी। करेक्ट। अब मैं काफ़ी लोगों को देखता हूँ जो 3-3, 4-4 लाख रुपए के भी कोर्सेज करते हैं कि भाई नहीं, मेरे को अपने आप को लीडरशिप स्किल्स में ग्रूम करना है, मुझे आगे जाके CFO बनना है, CSO बनना है, CEO बनना है, तो लगाते हैं 4-4, 5 लाख। जिन्होंने MBA करी हुई है 20-20 लाख की, उसके बाद भी, तो मैं ऐसे लोगों को सल्यूट करता हूँ, क्योंकि वो सीखने पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। सीखने पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो मेरा फंडा हमेशा होता है एक्टिव इनकम पे फोकस करो। ओके। अपनी एक्टिव इनकम जितनी ज्यादा रखोगे उतनी आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, उतनी जल्दी आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओगे। करेक्ट सर। तो लाइफ के पहले 2-3 साल ना एक्टिव इनकम बनाओ, इमरजेंसी फंड क्रिएट करो, इंश्योरेंसेस परचेज करो, और थोड़ा थोड़ा फिर भी SIP करो हैबिट के लिए। उससे हैबिट बन जाएगी, सीखते भी काफी कुछ हम उससे। और उससे क्या होता है कि आपको थोड़ा बहुत मार्केट में रहते हो, पढ़ते हो, समझते हो, चीजों को अंडरस्टैंड करते हो। पर यहां जितना निवेश का रिटर्न है ना दीपक, वो कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। गजब रिटर्न है यार, 4-4 गुना, 5-5 गुना साल भर में हो जाता है। पर लोग यहाँ डालना नहीं चाहते क्योंकि यहाँ खुद मेहनत करनी पड़ती है, तो यहाँ इसलिए वो डालना नहीं चाहते। और यहाँ थोड़ा बोरिंग भी लगता है, और बोरिंग भी है। तो इधर उधर हो रहा है आज बहुत ज्यादा आजकल, तो लोगों को ज्यादा मजा आ रहा है।
अपना ऑफिस ख़त्म हुआ, ऑफिस ख़त्म होने के बाद लोग आके 2 घंटा रील्स देख लेंगे, 3 घंटा नेटफ्लिक्स देख लेंगे, आधा घंटा कोई एक पॉडकास्ट नहीं देखेगा, आधा घंटा कोई एक पढ़ेगा नहीं कि भाई मैं अपनी ज़िंदगी को बेटर कर लूँ। और उसके बाद स्ट्रगल करेंगे, यार ये देखो पॉडकास्ट में आदमी बैठा कितना अमीर बैठा है, ये देखो अमीर लोग चर्चाएं करते हैं। अरे हम चर्चाएं करते हैं क्योंकि हम अमीर नहीं, ऐसा नहीं है, हमने बहुत मेहनत करी पहले। जो मैं बता रहा हूँ मेरी लाइफ से ही बता रहा हूँ, मैं भी 38 में रिटायर हुआ हूँ, 28 में नहीं हुआ हूँ, तो मैंने पहले 16 साल काम किया है। तो अभी आपकी एज कितनी है? मेरी अभी मैं आई टर्न 40 दिस ईयर। 40, ओके। हाँ, तो मैं 38 में अगर अचीव कर पाया वो इसलिए था क्योंकि मैंने जब मैं 22-23 से लगा तब से लेके 15 साल 16 साल यही काम किया। अगर ये टेक्नोलॉजी तब अवेलेबल होती ना मेरे पास तो मैं शायद 30 से पहले रिटायर हो जाता। हाँ, हो सकते थे, पर नहीं था। चलो ठीक है, मैं कोई कर्ज नहीं करता, वो तो जब भी आप पैदा होते हो तो वो तो आपके हाथ में है नहीं, भगवान के हाथ में। तो उसने जैसे किया, बट तब तो मैंने जो एक्शन ले सकता था मैंने एक्शन लिया। मेरे को ये बात का कभी दुख नहीं होगा कि मैंने जो एक्शन ले सकता था वो मैंने नहीं लिया। और आज मैं फिर फ्री होके बैठा हूँ, कोई मेरे को सुबह 9 बजे ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है, कहीं रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं है कि आज मैं कम काम कर रहा हूँ, आज मैं ज़्यादा काम कर रहा हूँ, पर अपनी खुशी से कर रहा हूँ। वो कर रहा हूँ जो मैं हमेशा से करना चाहता था। तो जब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हो और आपकी लाइफ में पर्पस होता है ना, आप ज़्यादा पैसा भी कमा सकते हो, ज़्यादा एंजॉय भी करते हो और एक होलसम जिंदगी जी सकते हो। सर, स्टॉक मार्केट का क्या लगता है आपको? हम इतनी बात कर रहे हैं तो क्या लगता है 20 से 25 सालों में कितना क्या जाएगा ये? देखिए, मैं फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट ज़्यादा हम लॉन्ग टर्म में ही देख रहे हैं ना, मैं हमेशा लॉन्ग टर्म में देखता हूं। मैं भी लॉन्ग टर्म में मुझे ऐसा लगता है कि 20 से 25 साल में फिर भी 12-14% का ये रिटर्न एनुअलाइज दे देगी। हाँ, यू विल हैव टाइम्स ऑफ क्रैश, यू विल हैव टाइम्स ऑफ अनसर्टेनिटी, यू विल हैव टाइम्स ऑफ बुल बेयर रन्स, ये पार्ट ऑफ लाइफ है, स्कैम्स होंगे, सब कुछ होगा। तो मैं इतना ज़्यादा सोचता नहीं हूँ क्योंकि मैं एक्सट्रीम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ। ओके, तो मेरे लिए ये सब सोचना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता ही नहीं है। मेरे को कोई पूछा सर कौन सा स्टॉक खरीदूं, मतलब मैं कैसे बताऊँ, मैं तो स्टॉक खरीदता ही नहीं। मैंने आज तक स्टॉक पिकिंग नहीं करी। शुरू में करता था, मैंने देख लिया ये तो फ्यूटाइल एक्सरसाइज है, ये तो पैसा हारने वाला गेम है अपना। क्योंकि जब वो नीचे जाएगा तो आप होल्ड कर बैठोगे, जब वो ऊपर जाएगा तो आप इमीडिएटली सेल कर बैठोगे। कमाए क्या फिर? तो क्या होता है, लोग कहते हैं अरे तूने तब खरीदा होता और अब बेचा होता तो तेरे 20 गुना हो गए होते। हाँ, मेरे बता भाई, कितने लोग ऐसे दिखेंगे तेरे को जो तब खरीद के अब तक रुके हुए हैं? पूरी 1 लाख में से एक आदमी दिखेगा तुम्हें शायद। तो मतलब ये सब अपने नहीं कर सकते अपन ने, इसलिए फंड मैनेजर को पैसा दे दिया, वो करेगा ना, उसका रोज का काम है। मतलब 20 से 25 सालों में इंडिया का मार्केट बहुत ऊपर जाएगा। बहुत जाएगा। देखो अभी आप बात समझो, डेमोग्राफिक इंडिया का अभी धीरे धीरे बढ़ रहा है, यंग पॉपुलेशन आ रही है, कंजम्पशन बढ़ रही है। एक देश कैसे आगे बढ़ता है? वेल्थ ऑफ नेशंस करके किताब है इकोनॉमी, मेरे हिसाब से गोल्ड स्टैंडर्ड बुक है, इसके अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं होती। वो बुक सबको पढ़नी चाहिए। एडम स्मिथ, द वेल्थ ऑफ नेशंस। ओके, तो उसमें 4 चीजें बताई गई हैं कि एक नेशन की वेल्थ, अगर नेशन में वेल्थ होगी तो ही तो हमें मिलेगी। हाँ। नेशन ही भिखारी होगा तो हम क्या करेंगे? ठीक है, तो नेशन की वेल्थ 4 मुद्दों पे डिपेंड करती है। पहले तो उसकी पॉपुलेशन कितनी यंग है। ओके। दूसरी, उसकी पॉपुलेशन कितनी ज्यादा है और कितना कंज्यूम करती है। तो हमारी यंग पॉपुलेशन है और अब हमारे यहाँ कंजम्पशन का ट्रेंड बढ़ गया है, लोग अपने ऊपर खर्च करते हैं। हमने 9.5 लाख की कॉफी पी डाली, तो मतलब कुछ तो खर्च कर ही रहे हैं लोग अपने ऊपर। ठीक है, तीसरी चीज है एंटरप्रेन्योरशिप स्पिरिट कितना है हमारे देश में, तो वो भी बहुत हाई है। अपने यहाँ तो बाय जुगाड़ भी लोग एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं। और चौथी चीज है इनोवेशन कितना है, नई चीजें कितनी डेवलप हो रही हैं, जहां मुझे लगता है हमारा देश थोड़ा पीछे है। जैसे छोटा सा एक देश है इजराइल, पर वो इनोवेशन में इतना ज्यादा हाई है कि मोस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजीज उन्हीं की होती हैं, क्योंकि वो इनोवेशन में बहुत आगे हैं। यूएस इनोवेशन में बहुत आगे, अब चाइना बहुत आगे आ रहा है इनोवेशन में। तो जो भी वेल्थ ऑफ नेशन है ना, वो ये 4 ही मुद्दों पे डिपेंड करती है। तो आगे जाने वाले 20 सालों में मैं ये देख रहा हूं कि हमारा डेमोग्राफी यंग है, वो खर्च करना चाहता है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इंडिया में सेटअप हो रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप का बोलबाला है, हर जगह एंटरप्रेन्योरशिप हो रही है, सरकार बहुत प्रमोट कर रही है एंटरप्रेन्योरशिप को। उसके अलावा चौथी चीज जो है इनोवेशन, मेरे को लगता है वो धीरे धीरे सॉर्ट आउट हो जाएगा। अगले 5-10 साल में लोग आएंगे जो इंस्टीट्यूशंस बनाएंगे इनोवेशन के। मैं अभी देख रहा हूँ काफ़ी बड़े बड़े फाउंडर्स एक इंस्टीट्यूशन बनाते हैं जहाँ इनोवेशन को प्रमोट करते हैं, बोलते हैं चलो यहाँ से पैसे नहीं कमाएंगे, यहाँ इनोवेशन के लिए फंड्स चाहिए, क्योंकि इंडिया में ना अभी पैसों की बहुत कमी है। लोग बोलते हैं यार इनोवेशन क्या करे, पहले अपना घर तो चला ले। तो इसलिए लोग यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, पर जुगाड़ू बहुत है, मेहनती बहुत है। तो अभी काफ़ी ऐसे व्यापारी हैं, कैसे यंग फाउंडर्स हैं जिनके पास अच्छी वेल्थ बन गई, तो वो कह रहे हैं हम एक कॉलेज में डाल देंगे पैसा, और ठीक है हमें वहाँ से कमाना वमाना नहीं है, पर वहाँ बच्चों को प्रोत्साहित किया जाएगा कि वो इनोवेट करें। जैसे यूएस में अगर आप पीएचडी करते हो, कोई बड़ी इनोवेशन पे काम करते हो, तो सरकार आपको स्टाइपेंड देती है, आपको पैसे नहीं देने पड़ते आपको पढ़ने के लिए, आपको पढ़ने के लिए पैसे मिलते हैं। अच्छा, हाँ, उसे स्टाइपेंड कहते हैं वो लोग वहाँ पे। तो वो स्टाइपेंड आपको देते हैं, 4-4, 5-5 हज़ार डॉलर देते हैं कि आप आराम से बैठ के बिना किसी स्ट्रेस के कि घर कैसे चलेगा, आपका घर चलता रहेगा और आप बैठ के सिर्फ इनोवेशन करो, और फेल हो गई तो भी हम पैसे देंगे आपको, ऐसा नहीं है कि आपकी फेल होगी तो पैसे नहीं देंगे।
तो जब इस तरह का कल्चर होता है, इस तरह का एनवायरनमेंट होता है, तो इनोवेशन फॉस्टर होती है। Okay. तो अभी धीरे धीरे वो इंडिया में आएगा, क्योंकि इंडिया में अभी तो पेट के लाले ना यार, लोगों को तो खाने को तो मिल रहा नहीं है, तो ये सब चीजों पे कहाँ सोचेंगे। तो ये धीरे धीरे होगा, बट बाकी 3 काउंटर्स पे इंडिया बहुत सॉलिड चल रहा है, और इसलिए आपने ग्रोथ देखी भी है। हर साल हम 8% के आसपास। तो क्या सर ग्रोथ देखी हमने, तो क्या अभी ओवरवैल्यूड तो नहीं चल रहा है? ओवरवैल्यूड तो नहीं चल रहा है? देखिए, इतनी ओवरवैल्यूड अंडरवैल्यूड है ना, इंसान भी हो जाता है और मार्केट्स भी होती हैं। फॉर एग्जांपल अभी कुछ स्टॉक अगर ओवरवैल्यूड है तो आप देखोगे अगले 2-3 साल में वो ज्यादा हिलेगा नहीं, या तो उसमें कोई ग्रोथ स्टोरी आ जाए तो वो हिल जाएगा, पर नहीं तो वो ऐसे बैठा रहेगा। तो वो एडजस्ट हो जाएगा, टाइम एडजस्ट हो जाएगा। तो ये एक्सट्रीम फाइनेंशियल सिचुएशंस ना लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रहती। लेकिन अभी जो मेरा क्वेश्चन है कि अभी क्या मार्केट ओवरवैल्यूड है? मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट डेफिनेटली थोड़ी ओवरहीटेड है, थोड़ी ओवरवैल्यूड, बिकॉज इंडिया में डोमेस्टिक इन्फ्लोज बहुत जबरदस्त आ रहे हैं। अभी भी पिछले महीने देखा तो जैसे डिप आया तो मुझे लगा था अब लोग सीख गए हैं, एसआईपी कम हो गया, एसआईपी बढ़ गई, पिछले महीने 20,000 इस महीने 23,000 करोड़ हो गई। तो यानी कि लोग अभी समझ रहे हैं कि यार अगर डिप आएगा तो भी वो लॉन्ग टर्म डिप नहीं है, और इससे हमारे देश को बहुत स्ट्रेंथ मिलती है। लोगों ने पहले एफआईआई में ना बंदूक यहाँ रखते थे कि साल तुमने ज्यादा कुछ ऊपर नीचे किया तो हम पैसा लेके चले जाएंगे। मतलब जा पैसा लेके जा, फिर कुछ जाना जा। हमारे घर के वाले जो हैं वो इतने स्ट्रांग हो गए हैं कि वो हमारे को अब चला लेंगे। अब नहीं, और टाइम के साथ में और स्ट्रांग हो जाएगा मुझे लगता है। यस करेक्ट सर। स्टॉक का मैंने आपसे पूछा कि ये तो हो गया स्टॉक मार्केट का, क्रिप्टो मार्केट का क्या लगता है आपको? देखिए, क्रिप्टो मेरे को तो समझ नहीं आती, और वॉरेन बफे बोलते हैं जो चीज समझ नहीं आती वो करो मत। तो क्रिप्टो मेरा आपको 1 रुपया भी क्रिप्टो में नहीं, तो उसमें आपकी और मैंने आपको जो एक्सपर्टीज नहीं है। पहले बोला है पॉडकास्ट में कि आप अपना वही दाल चावल खाओ, और जब जब आपको बिरयानी खाने का मन करे तो बिरयानी सिलेक्ट कर लो, 2-3 दिन निकल लो बिरयानी के लिए, मतलब 2-3 बिरयानी खा लो। तो जो बिरयानी खानी है वो बिरयानी एफएनओ की होनी चाहिए, पेनी स्टॉक्स की होनी चाहिए, या फिर इसकी होनी चाहिए, क्रिप्टो की होनी चाहिए, वो आपकी चॉइस है, उसमें मैं कौन होता हूँ कुछ कहने। ट्रेडिंग के बारे में आप क्या कहते हैं? आप करते हैं ट्रेडिंग? मैं करता हूँ ऑप्शन ट्रेडिंग। हाँ मैं करता हूँ। अच्छा करते हैं आप? बिल्कुल करता हूँ। लेकिन आपने तो अभी इनका नाम भी ले लिया क्रिप्टो के साथ में, ट्रेडिंग वगैरह का। क्या है, एफएनओ में 2 तरह के ट्रेडर्स होते हैं। एक ट्रेडर होते हैं जो वही एक्टिव ट्रेडर्स होते हैं जो लॉटरी का टिकट लेने आए हैं। उनको लगता है कि मैं बैंक निफ्टी का एक 15 का लॉट है, 200 रुपये का कॉल या पुट खरीद लेता हूँ, फिर भगवान के आगे हाथ जोड़ता हूँ कि अगर मैंने कॉल खरीदा तो फटाक से बैंक निफ्टी ऊपर चला जाए, पुट खरीदा तो फटाक से बैंक निफ्टी नीचे चला जाए, और अगर लग गई तो लग गई लॉटरी, नहीं लगी तो चलो 2-3 हज़ार रुपये चले जाएंगे। मैं वो नहीं करता, मैं ऑप्शन सेलर हूँ। मैं स्ट्रैटेजीज लगाता हूँ, हेजेस लगाता हूँ, स्टॉप लॉसेस लगाता हूँ। ये सब सर्कस करने के बाद साल भर में 20% कमा पाता हूँ। ओके 20 से 25% के रेंज में कमा पाता हूँ। अभी आप प्रॉफिट में? हाँ मैं प्रॉफिट में। लॉस किया आपने? लॉस किए हुए महीने कभी लॉस किया, 10 लाख का भी लॉस किया। अच्छा, होती है गलतियां, पर ठीक है, सीख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए वंस अगेन, मेरे कैपिटल का जो मेरे पास अवेलेबल कैपिटल है उसका 10% से मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ। ओवरऑल कैपिटल का 10%। अगर मेरे पास 100 रुपए है तो मैं 10 रुपए से ट्रेडिंग। अब 10 चले भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी उन 10 में भी हम हेज ले रहे हैं, पूरा स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, तो पूरे जाने के चांस ना के बराबर है। सर मेरे को आती नहीं सट्टेबाजी करना। मेरे को अगर कसिनो में जाना है ना, मैं 5,000 रुपए लेके जाऊंगा जेब में, कसिनो में उड़ा के आऊंगा, पर दुख नहीं मनाऊंगा, क्योंकि मेरे को पता है वो 5,000 मेरे लिए कोई वैल्यू नहीं रखते। चले गए मस्ती के थे भाई, आज के मजे के थे। तो आज के मैं करता था, मैं श्रीलंका रहता था तो मैं 1-2 हज़ार रुपए लेके जाता था, श्रीलंकन रुपए, और वहां कसिनो में जाके जम के खेलते थे रात के 3 बजे तक। जिस टाइम पे पैसे खत्म हो गए 2,000, वॉलेट ही नहीं लेके जाते थे, क्योंकि अगर वॉलेट नहीं लेके गए तो फिर आप अगला खेल ही नहीं सकते रहो। तो वॉलेट नहीं लेके जाते थे, जेब में 2,000 रुपए होते थे। गए 2,000 रुपए के टोकन खरीदे, रूले खेला, 21 खेला, इधर गए वो किया, और मस्ती करके धमाल करके आ गए कि भाई आज के शाम के 2,000 रुपए चले गए। ओके, क्योंकि वो 2,000 रुपए हमारी शाम के थे, बाहर जाने के थे, तो मैंने मस्ती भी कर ली। मैं बहुत नियमित चलता हूँ, बहुत कंट्रोल में चलता हूँ। ओके, और मुझे पता है कि अगर मैं नहीं चला, मैंने कल एक अपना बैच बिगिन किया फाइनेंशियल प्लानिंग का, तो मैं हमेशा अपने बैच में पूछता हूँ कि व्हाट आर द टॉप मनी मिस्टेक्स यू हैव मेड, क्योंकि वहीं से आदमी को मैं क्वेश्चन पूछने वाला था। हाँ, तो एक व्यक्ति मिला जो बोलता है कि मेरी 1.25 लाख की सैलरी और मैंने 35 लाख एफएनओ में लॉस कर लिया। अब उस 35 लाख के लिए उसने लोन लिया हुआ है जिसकी उसकी किश्त जा रही है। ओके, 1.25 लाख का बंदा 8,000 रुपए की एसआईपी कर रहा है, क्योंकि बचा हुआ पैसा उसको उस लोन की किश्त चुकानी है। यही पैसा उसका एसआईपी में जाता, तो सोचो कितना अमाउंट होता, कितना बड़ा अमाउंट बन जाता। तो दिस काइंड ऑफ मिस्टेक, मैं हमेशा कहता हूँ, एक सिंगल फाइनेंशियल मिस्टेक कैन सेट यू बैक फॉर लाइफ। ऐसे भी बहुत केस स्टडीज है मेरे, पूरी जिंदगी के लिए। यस, एक लड़का मिला 22 साल का, अब है 18 साल का था, स्टॉक मार्केट में घुसा, 1-2 महीने स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स खरीदे, 7% महीने का बना लिया। टाइम ऊपर था, मैंने बोला ना आंख बंद करके जो स्टॉक खरीदोगे वो ऊपर जा रहा था। तो उसको लगा अपुनिच भगवान है, तो उसने अपने दोस्तों को दिखाया, अरे देख मैं पैसा बना रहा हूँ। अब दोस्त उससे ज़्यादा लालची, हमारे भारतीय सारी लालची और सटोरी है, उनको बस चाहिए कि कहीं से पैसा डबल हो जाए, इसलिए वो हेरा फेरी में था ना, 21 दिन में डबल कर देगी इसकी, तो वो बिक जाती थी। तो उसने दोस्तों से पैसा लिया, पापा मम्मी से पैसा लिया, कुल मिला के 70 लाख रुपए ले लिया।
70 लाख रुपए से उसको लगा कि यार अब इनको भी रिटर्न्स देने हैं, मेरे को भी रिटर्न कमाना है, अब मैं क्या करूं, स्टॉक में तो मुश्किल से 2% 3% का रिटर्न आ रहा है महीने का, तो एक काम करता हूं मैं एफएनओ करता हूं। तो उसने जाके ऑप्शंस खरीद लिए सारे 70 लाख रुपए 3 ट्रेड में जीरो हो गए। उसकी आज तनख्वाह 25,000 रुपए महीना है, 22 साल का लड़का है। कितने साल में वापस करेगा दीपक वो पैसा? लाइफ टाइम ही लग गई। या तो वो सबको बोल दे, नंगा हो जाएगी, सॉरी यार मैं तो पैसा नहीं दे सकता। वो जो स्ट्रेस उससे वो किसे ग्रो करेगा, खुद को कैसे ग्रो करेगा। तो ही इज बैक बाय 70 लाख रुपीस। लोग एजुकेशन लोन को गाली देते हैं कि मैं एजुकेशन लोन में फंस गया। काय का लोन गाली दे रहे हो? एटलीस्ट उससे कुछ ऐसी चीज तो सीखी जिसमें 30-40 हजार की नौकरी पा पाओगे। करेक्ट। पर यहां तो तुमने 35-50 लाख 60 लाख 70 लाख करोड़, मेरे क्लास में आके करोड़ तो लोग ऐसे ही बोल जाते हैं, मतलब सर करोड़ रुपए का लॉस हो गया है ना। भाई करोड़ रुपए का लॉस होने कैसे दिया तुमने? भाई 5 लाख 10 लाख समझ आता, अगर तुम्हारे पास कैपिटल बढ़ा, मेरा 10 समझो 1 करोड़ का कैपिटल है, तो मैं 10 लाख पे लगा दूंगा ना स्टॉप, हो गया भाई, अब कितना, सॉरी गलती हो गई, कहीं तो बाहर निकलूंगा ना। वो तो बाहर ही नहीं निकलते। और ये ही इमोशनल ट्रेडिंग लोगों को खत्म कर देती है, परिवारों को खत्म कर देती है। हस्बैंड वाइफ में झगड़ा होता है, माँ बाप में झगड़ा होता है, बच्चों में झगड़ा होता है, 3:30 बजे मुंह लटका हुआ बाहर आता है ना। क्यों ऐसा स्ट्रेस लेना है यार, अनप्रोडक्टिव स्ट्रेस लेना है। तो मैं यही समझा, बार बार मेरा फोकस ही है कि मैं पॉडकास्ट पे जाता हूं, मैं सिर्फ लोगों को ये समझाना चाहता हूं, ये यूजलेस चीजें मत करो। कोई 2 इंस्टाग्रामर को लैम्बोर्गिनी में घूमते हुए देख के ये सब चीजें मत करो। वो भाड़े की लैम्बोर्गिनीज है, उसका भाड़ा आप ही की फीस से आने वाला है। तो आप ये सब मत करो, वेल्थ क्रिएट करो, और वेल्थ विल बी क्रिएटेड ओवर नेक्स्ट 20 to 30 ईयर्स। इसे एकदम से तो वेल्थ क्रिएट नहीं कभी होती, नहीं होगी, कभी नहीं होगी। सर आप ऑप्शन ट्रेडिंग भी कर रहे हैं, तो क्या सबको ऑप्शन ट्रेडिंग करनी चाहिए? नहीं। क्या सबको इन्वेस्टिंग करनी चाहिए? ऑप्शन ट्रेडिंग उसको करनी चाहिए, किसको करनी चाहिए वो बता। हाँ बता दीजिए। मिनिमम उसके पास 4-5 लाख का कैपिटल होना चाहिए, मिनिमम। ओके, मिनिमम। हाँ। सेकेंड चीज, उसको पहले दिन तय कर लेना चाहिए कि जैसे मैं कसिनो में गया, 5,000 रुपए हार के आ गया, उसके अगला पैसा नहीं लगाया मैंने। ऐसा नहीं कि मैंने 5,000 लगाया फिर से वॉलेट से 5,000 निकाल के, इसको डेली के अमाउंट फिक्स करना चाहिए कि मैं लाख रुपए से ऊपर का लॉस नहीं लूंगा। तो 5 लाख लगा रहा हूं, 1 लाख का लॉस जिस दिन हो गया मैं बाहर चला जाऊंगा। घुसने से पहले उस स्ट्रैटेजी को पहले सीखे, बैक टेस्ट करे और स्टॉप लॉस लगाता रहे, और फिर मार्केट में उतरे और सिस्टम से ट्रेड करे। एक सिस्टम सीख ले, उस सिस्टम से ट्रेड करे। ओके। कोई सिस्टम गलत नहीं होता। कभी कभी क्या होता है, कोई सिस्टम कभी पैसा बना के देता है, कोई सिस्टम कभी पैसा नहीं बना के। होता क्या है, कोई सिस्टम ने पैसा नहीं बना के दिया तो आदमी जंप कर जाता है, अरे यार मजा नहीं आ रहा, 3 महीने हो गए, रिटर्न्स नहीं बन रहे, चलो मैं नई स्ट्रैटेजी। अरे क्यों भाई, एक स्ट्रैटेजी को टाइम दो, 12-12 महीने। मैं एक स्ट्रैटेजी 2.5 साल से कर रहा हूं, तब जाके अब आराम से रिटर्न्स कमाता हूं। उसमें भी गलती होती है, फिर भी गलती हो जाती है, पर अगर मैं 4 स्ट्रैटेजी करूंगा तो और बड़ी गलती होगी ना। ब्रूस ली क्या कहते थे, आई डोंट फियर अ पर्सन हु नोज 10,000 किक्स, आई फियर अ पर्सन हु हैज प्रैक्टिस्ड 1 किक 10,000 टाइम्स। क्योंकि वो वाली पड़ गई मेरे को, तो गए अपन, तो मैं तो खत्म हो जाऊंगा, क्योंकि वो 10,000 बार सीख चुका है। हाँ। जैसे हम रेसलिंग में देखते थे कि स्टोन कोल्ड स्टनर देता था, तो स्टनर के बाद मैच ओवर, ठीक है, या फिर अंडरटेकर चोक स्लैम देता था, मैच ओवर, रॉक बॉटम देता था, मैच ओवर। तो उनके वो मूव्स थे जो उन्होंने सालों साल मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस किए। तो आपका भी वो एक मूव होना चाहिए आपके पास, जो आप इतना प्रैक्टिस करो कि वो आपको कैपिटल पैसा बना के दे। और दूसरी चीज, आपको पहले दिन पैसा नहीं बनेगा। आप जब मेडिकल करते हो 5 साल लगते हैं, उसके बाद आप कंपाउंडर बनते हो, डॉक्टर में नहीं बनते। डॉक्टर बनने में फिर से 20 साल लग जाते हैं, और बहुत बड़ा डॉक्टर बनने में 30-30 साल लग जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप मार्केट में घुसोगे और पहले दिन आप ट्रेड लगाओगे और लगा छक्का, और लग भी सकता है लग सकता और उसके बाद आप अपने आप को भगवान मानने लग जाओगे, तो काम हो गया फिर। अरे कहाँ मैं पागल था, इसमें आना था ना पहले, इसमें तो नौकरी को करो बाय बाय और इधर आ जाओ। हाँ। और उसके बाद हाई होगा 2 महीने बाद। तो जॉब छोड़ के ट्रेडिंग करना अनवायबल है, आप नहीं। मैं आपको सिंपल इक्वेशन देता हूँ। एक व्यक्ति 50,000 रुपए की जॉब कर रहा है महीने की, अब वो कहता है कि जी मैं तो छोड़ के आ रहा हूँ और मैं 50,000 रुपए ट्रेडिंग से कमाऊंगा। मैं आपको कह रहा हूँ कि इस दुनिया का कितना बड़ा फन्ने खा हो जाए, वो कंटिन्यूअस बेसिस पे कभी भी 2-3% महीने से ऊपर का रिटर्न नहीं बना सकता। कंटिन्यूअस बेसिस, ओवरऑल कंटिन्यूअस बेसिस पे, मतलब अगर वो जिंदगी में करियर की तरह उसको देखे, हाँ, तो अगर मैं 2% रिटर्न पकड़ता हूँ तो 50,000 रुपए बनाने के लिए उसको 25 लाख का कैपिटल चाहिए। और उसके बाद वो गलती ना करे, उसके बाद वो प्रॉपर्ली सीखे। उसमें रिस्क भी बहुत है, हाँ, उसमें स्ट्रेस भी बहुत है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा है। मैं दिनेश का वो देख रहा था, एक बहुत अच्छा रील आया था, दिनेश अपने स्टॉक बर्नर। तो दिनेश ने बताया कि उसने 56 लाख का प्रॉफिट किया था और 63 लाख रुपीस की ट्रांजैक्शन कॉस्ट थी। बाप रे। अब मजेदार बात ये है कि वो तो दिनेश था, इतने साल से प्रैक्टिस कर रहा है, इसलिए 56 लाख का प्रॉफिट कर पाया। अगर तुमने 56 लाख का लॉस किया होता फिर भी तो वो 63 तो देना ही पड़ता, तो तुम्हारा लॉस तो 1 करोड़ के ऊपर होता है। ऐसे तो लोगों का करोड़ रुपए का लॉस हो रहा है। करोड़ रुपए के लॉस में 50% लॉस तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट की वजह से है।
तो ये मत करो भाई, पूरा सिस्टम आपके विरुद्ध है, आप नहीं कर सकते, नहीं जीत सकते इस गेम को। तो जब जीत ही नहीं सकते तो कौन सी गेम जीत सकते हो? यहाँ इन्वेस्ट करो, यहाँ इन्वेस्ट, इसको डबल करो, ट्रिपल करो, 5 टाइम्स करो, 10 टाइम्स करो, 20 टाइम्स, और सिंपल इन्वेस्टिंग करो अपने काम के साथ। 6,000 की एसआईपी कर रहे हो, कल 60,000 की करो। हाँ, इस 6,000 की एसआईपी को 60,000 का इन्वेस्टेड अमाउंट कैसे कर सकता हूँ मैं अपने काम के थ्रू, एक्टिव इनकम। हाँ, तो लोग बोलते हैं सर आपसे तो हम इन्वेस्टमेंट सीखने आए थे, आप तो दूसरा ज्ञान देख रहे हो। यही ज्ञान है, और यही ज्ञान बेस्ट है, यही ज्ञान, इसी से वेल्थ बनती है, वेल्थ तो इसी से बनेगी आपकी। तो बाकी से सिर्फ उथल पुथल होती है और सेंस नहीं निकलता। फिर वो एक्टिविटी है। वो एक ऐड है ना आलिया भट्ट की, विको टर्मरिक की, वो कहती है ना कि आपको मजा चाहिए कि असर चाहिए। लोग कहते हैं ना वो विको टर्मरिक में टेस्ट नहीं आता, ये नहीं आता, वो हर्बल है। तो बोले तुम्हें मजा चाहिए असर चाहिए? भाई टूथपेस्ट कर रहे हो, तुम्हारे दांत बचाने हैं तुम्हें, तो तुम्हें मजा चाहिए असर चाहिए। इसी तरह तुम्हारी वेल्थ क्रिएशन में मजा नहीं आएगा, असर आएगा। और ये बात इसने बहुत अच्छी बोली थी इलॉन मस्क ने कि बोरिंग थिंग्स मेक मनी। करेक्ट। तो आप कोई भी चीज जब बोरिंग हो जाती है ना तो वो बहुत पैसा बना देती है। जितनी ज्यादा बोरिंग उतना ज्यादा पैसा। बहुत सही बात कही सर। तो सर अभी हम एक गेम खेलेंगे, दिस और दैट गेम, या तो ये या तो ये। इसमें नहीं करना कि दोनों नहीं, ये वो, ऐसा नहीं, एक तो चूज करना ही है, चाहे वो गलत हो या सही हो। ठीक, ओके। स्टॉक मार्केट वर्सेस रियल एस्टेट। स्टॉक मार्केट। स्टॉक या ऑप्शन ट्रेडिंग? अगेन स्टॉक्स। स्टॉक या म्यूचुअल फंड? म्यूचुअल फंड। एक्टिव म्यूचुअल फंड या पैसिव म्यूचुअल फंड? पैसिव म्यूचुअल फंड। बुक और पॉडकास्ट? ये तो बहुत मुश्किल क्वेश्चन है। आज की जनता के लिए पॉडकास्ट। ओके, आपके लिए? पर्सनली बुक्स। हाँ, तो बुक्स बताइए। अच्छा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। ओके। गोल्ड और सिल्वर? गोल्ड। गोल्ड और बिटकॉइन? गोल्ड। गोल्ड और स्टॉक? स्टॉक। ओके। गोल्ड और एफडी? गोल्ड। क्यों? क्योंकि मैंने बताया ना, जैसे इमरजेंसी के लिए तो एफडी डालनी पड़ती है। करेक्ट। गोल्ड, इन्वेस्टमेंट के लिए गोल्ड। म्यूचुअल फंड और ईटीएफ? म्यूचुअल फंड। स्विंग ट्रेडिंग और डे ट्रेडिंग? नीदर। स्विंग बोल दीजिए। इन दोनों में से कौन सा अच्छा है, अगर करना ही हो किसी को तो? इक्विटी बेस्ड स्विंग ट्रेडिंग। ओके। आर फाइनेंशियल कोर्सेस वर्थ इट? यस, नॉट बिकॉज़ आई सेल इट, यस, आई हैव आल्सो डन अ लॉट ऑफ देम। ओके, बढ़िया सा। ये हमारा छोटा सा एक वो था, दिस और दैट गेम। बहुत अच्छा गेम था, बहुत ये बढ़िया था। इसकी एडिट अच्छी करना नीचे। हाँ, वो नहीं वो बहुत बढ़िया करेंगे हम। एक रोल प्ले गेम अब हाथ खेलते हैं। यहाँ पे आपको रोल प्ले करना है, ठीक है, कि अगर आप ये हो गए तो आप क्या करोगे। ठीक है, 4 रोल आपको प्ले करने हैं। पहला रोल है, अगर आप हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर होते तो क्या करते? देखो, सबसे पहले मैं उसमें पहला चेंज ये करता कि किसी भी व्यक्ति को अगर अपनी कंपनी बनानी है, हाँ, बिजनेस करना है, तो उसको जीएसटी सर्टिफिकेट लेने से पहले एक एग्जाम देना पड़ेगा फाइनेंस का। ओके। जिसमें उसको पूरा बिजनेस का, फाइनेंस का, बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो, रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हमारे कंट्री के फाइनेंस के हैं, टीडीएस कब भरना है, ये सब कब करना है, उसका एक एग्जाम देना पड़ेगा, ताकि वो सीख भी जाए उस चक्कर में। ताकि उसी चक्कर में सीख जाए। नहीं तो जीएसटी मिलेगा नहीं, धंधा कर नहीं पाएगा। ओके। तो मैं सबसे पहला चेंज तो ये लाना चाहूंगा, क्योंकि कोई भी आज एजुकेशन पे नहीं फोकस कर रहा है। हम अपने छोटे व्यापारियों को, नए व्यापारियों को बैंकों का पैसा दे रहे हैं, उनके ऊपर सप्लायर्स निर्भर कर रहे हैं, उनके ऊपर एम्प्लॉयज निर्भर कर रहे हैं, उनके ऊपर सरकार निर्भर कर रही है अपने टैक्स कलेक्शन के लिए। तो ऐसे व्यक्ति को ये सारे रूल्स का और बेसिक फाइनेंस का नॉलेज होना चाहिए, इसलिए एक टेस्ट कंपलसरी होना चाहिए। ओके। तो मैं एज अ एफएम सबसे पहले चीज तो ये करूंगा। और स्टॉक मार्केट में कुछ करेंगे आप, ये टैक्स वगैरह में कुछ? मैं स्टॉक मार्केट को फ्रिक्शनलेस करना चाहूंगा। इट्स अ फ्री मार्केट, लेट पीपल चूज व्हाट दे वांट टू डू। मतलब एज अ फाइनेंस मिनिस्ट्री द जॉब इज टू एजुकेट पीपल। अब आप ये बोलो कि किसी की वेल्थ खत्म हो जाएगी, वो एफएनओ ना करे। देखो, आप उसको एफएनओ, यहाँ का एफएनओ करने से बंद करोगे, वो डब्बा ट्रेडिंग करेगा, वो कलर ट्रेडिंग करेगा, वो क्रिप्टो ट्रेडिंग करेगा, सब कुछ करेगा। इससे अच्छा तो तुम टैक्स कमा ही लो ना यार। तो हाँ, जो चीजें आप रख सकते हो, कुछ और चीजें नेटवर्थ का एक क्राइटेरिया रख सकते हो, सब कर सकते हो, वो कर लो, बट बहुत ज्यादा फ्रिक्शन मत डालो मार्केट्स में। देखो, साउथ कोरिया में 2013-14 में एफएनओ में इन्होंने कुछ एक बहुत मैसिव चेंज लेके आए थे। उसके बाद से मार्केट आज तक 10 साल में स्टेबलाइज नहीं हुई साउथ कोरिया में। तो वहां पे एफएनओ करना काफी नामुमकिन सा हो गया, जिस वजह से देखो एफएनओ ना मार्केट में मूवमेंट रखती है, तो बिल्कुल उसको जीरो नहीं कर सकते आप। हाँ, ज्यादा हो गई है तो उसको थोड़ा बहुत कर्व कर सकते हो, पर जनरली आप जीरो नहीं कर सकते। तो मैं स्टॉक मार्केट को फ्रिक्शनलेस रखना चाहूंगा। मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रोत्साहित करना चाहूंगा कि इस मार्केट में आए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करें। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग को और बेनिफिशियल बनाऊंगा। जो अभी मैंने LTCG बढ़ा दिया या ये सब कर दिया, वो सब नहीं करता मैं। उल्टा मैं कहता कि लॉन्ग टर्म को ये माना जाएगा कि आपको एक स्टॉक को, म्यूचुअल फंड को 5 साल होल्ड करना है, तो LTCG जीरो है।
तो 5 साल होल्ड करो, LTCG 0 है, तो देखो अपने आप कैसे पैसा बचेगा। इसलिए लोग होल्ड भी करेंगे क्योंकि उनको जीरो टैक्स का बेनिफिट चाहिए। हाँ, करेक्ट। तो मैं इस तरह से जो है स्टॉक मार्केट को डील करता हूँ। ओके सर, ये थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि हमारी फाइनेंस की फील्ड है, तो चलो ठीक है। नेक्स्ट है, अगर आप PM बन गए हमारे देश के, तो क्या 1-2 चेंज आप करेंगे? क्या मैं स्किप कर सकता हूँ इस आंसर? नहीं, बहुत पॉलिटिकल आंसर हो जाएगा। तभी तो क्लिप निकलेगी अच्छी। देखिए, मेरा माइंड तो फाइनेंस और बिजनेस की तरफ चलता है, एजुकेशन की तरफ चलता है, तो मैं इन 3 चीज़ों पे बहुत एक्सट्रीम फोकस रखता। एजुकेशन को मैं बहुत रिवैम्प करता, फाइनेंशियल एजुकेशन को मैं एक पार्ट ऑफ करिकुलम बना देता, और तीसरी चीज़ जैसे सिंगापुर में हर व्यक्ति को अपने बेटे को ऑफर करना पड़ता है मिलिट्री को 2 साल के लिए। मुझे लगता है इंडिया में भी वो रूल कर देना चाहिए। अब वो कैसे होगा कैसे नहीं होगा, बेटे को मिलिट्री के लिए कितने लोग हो जाएंगे? बहुत लोग होंगे, बिल्कुल होंगे। अब वो कैसे होगा कैसे नहीं होगा वो देखना पड़ेगा। सिंगापुर में सिटीजनशिप कैंसिल हो जाती है अगर आप अपने बच्चों को ऑफर ना करो। अच्छा। फॉर द मिलिट्री, तो हर जन को वहां पे 2 साल की मिलिट्री की ट्रेनिंग कंपलसरी है। ट्रेनिंग सिर्फ ट्रेनिंग? सिर्फ ट्रेनिंग। अच्छा। उससे क्या होता है, नहीं मिलिट्री में रखना नहीं है, वही मैं सोच रहा था क्योंकि उससे क्या होता है, एक देखिए क्या होता है कि हमारे बहुत स्ट्रांग हो जाएगा इंसान। हाँ, एक तो इंसान बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, मेंटली भी फिजिकली भी। यस। तो दूसरा ये है कि आपके पास एक रेडी आर्मी होती है। द मेजर फंक्शन ऑफ दिस इज कि जब भी कोई आपदा विपदा आ गई तो आपके पास एक रेडी आर्मी होती है जो पूरा देश खड़ा हो सकता है उस समय पे। तो जैसे अग्निवीर वाज एन अटेम्प्ट टुवर्ड्स दैट, बट वो थोड़ा मिसकंस्ट्रू हो गया, मिसप्लान हो गया, जो भी हुआ, मतलब वो आई डोंट वांट टू गेट इनटू द पॉलिटिक्स ऑफ इट, बट आई वुड लव टू हैव दिस काइंड ऑफ सिस्टम जहां पे मिलिट्री में एक व्यक्ति को जो अपने बच्चे को ऑफर करे 2 साल के, लड़कों को खासकर, आई एम नॉट आस्किंग फॉर गर्ल्स बिकॉज वहाँ थोड़ा मुश्किल हो जाती है, वहाँ वो वॉलंटरी होना चाहिए कि कोई किसी को लगता है कि डालना चाहिए तो अलग बात है। तो ये होगा, उससे क्या होगा ना, समाज भी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि जो लड़के थोड़ा सा एंटाइटल्ड फील करते हैं और फीमेल्स के साथ गलत व्यवहार करते हैं, दुष्व्यवहार करते हैं, वो भी थोड़े एजुकेट हो जाएंगे, बिकॉज मिलिट्री में आपको थोड़ा सा डिसिप्लिन आ जाता है, डिसिप्लिन, लाइफ के लिए डिसिप्लिन आ जाता है, काफी सिखा देते हैं। तो इसलिए देखिए सिंगापुर में क्राइम्स कम होते हैं, सिंगापुर में ओवरऑल एक डिसिप्लिन सिस्टम से लोग चलते हैं। नारकोटिक्स के लिए तो वहाँ पे 0 टॉलरेंस है, वहाँ तो सीधा आपको हैंग टू डेथ कर देते हैं। हाँ, अगर वहाँ नारकोटिक्स पकड़ा गया तो कोई भी मात्रा में। तो आई थिंक दैट काइंड ऑफ मॉडल फियर शुड बी देयर इन द कंट्री, एंड वी शुड ऑल्सो इंस्टिल द बिहेवियर इन पीपल, जिससे कि मतलब लोगों में एक स्ट्रेंथ आए। तो मुझे लगता है ये एक मेजर चेंज मैं जरूर करूँ। बहुत बढ़िया सर, अगला मेरा वोट आपको। खड़ा ही नहीं होने वाला भाई। अगला है, आप किस सिटी से सर? दिल्ली से? हाँ, मैं दिल्ली से। तो अगर आप अपने एरिया के विधायक होते तो क्या करते एक अपने शहर में चेंज? देखिए, माइक्रो लेवल पे स्टार्ट करना पड़ता है, आपको क्लीनलीनेस, नीटनेस पे बहुत फोकस करना पड़ेगा। इस पे आप करते? बिल्कुल करता। स्वच्छता रखना बहुत जरूरी है। आपका घर भी आपका है, आपकी रोड भी आपकी है, आपके पार्क भी आपके हैं। और मैंने अगेन सिंगापुर का या दुबई में आप जाके क्यों खुश होते हो? अभी आप तो दुबई बहुत बार गए होगे। नहीं गया। नहीं गए? अरे जाओ यार। देख के आओ, मॉडल सिटी है। तो मैं गया हूँ दुबई, 3-4 बार गया हूँ, और जब भी मैं जाता हूँ ना वो सिटी आपको प्रसन्न कर देती है। मैं कहता हूँ दुबई छोड़ो, श्रीलंका गया हूँ और वहां में लोगों में इतनी सिविक सेंस है, वो रोड पे कचरा नहीं फेंकते। अच्छा। हाँ, और वो कैसे सिविक सेंस है वो भी बताता हूँ। जब इनको आज़ादी मिली वो LTT वाली वॉर से 2008-9 में, तो जो राजपक्षा बने प्रेसिडेंट, उनके यंगर ब्रदर बन गए वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर, और वो एक्स आर्मी में थे, और उसके बाद अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर। तो उन्होंने कहा कि अगर मैंने कचरा किसी के घर के बाहर देख लिया मैं उसको जेल में डाल दूंगा। तो लोगों ने कचरे अब फट गई ना सबकी कि भाई जेल डाला पड़ जाएगा, तो उठा के अंदर डाल देगा कचरे के चक्कर में। तो ये बेसिकली इतना स्ट्रिक्ट रूल किया कि वहां पे रोड्स आर सो क्लीन, सिटी सो क्लीन, सिविलाइज्ड। श्रीलंका में सुपर सिविलाइज्ड है। मैं कह रहा हूं, आपको लगेगा यार हम बिल्कुल इतने सिविल। वहां अगर आप क्रॉस कर रहे हो रोड तो गाड़ी रुक जाएगी, अपने आप रुक जाएगी। यहाँ नहीं जैसे आपको हाथ दिखाते रहना पड़ा, अरे रुक 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 बार मत देना यार। तो वहां की जनता एक्सट्रीमली सिविलाइज्ड है, एक्सट्रीमली सिविलाइज्ड एंड पोलाइट है। तो आई थिंक मैं विधायक होऊंगा तो मैं डेफिनेटली माइक्रो लेवल के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूंगा, जहां स्वच्छता अच्छा स्वच्छता होगी, आपके हेल्थ हाइजीन्स का, हेल्थ के इश्यूज कम होंगे, मेरा वैसे भी क्लिनिक पे लोड कम पड़ जाएगा। तो मैं रूट को ठीक करने की कोशिश करूंगा, आउटकम को ठीक नहीं करने की कोशिश करूंगा। व्हेन योर इनपुट इज राइट योर आउटपुट बिकम्स राइट। तो इनपुट को राइट करने की कोशिश करेंगे। अगेन एजुकेशन पे बहुत फोकस करेंगे, बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे, और उस हिसाब से लोगों को ट्रेन करेंगे कि जगह को स्वच्छ रखें। उतने में ही मैं कह रहा हूँ 50% प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाती है। क्या बात है सर, खड़े होइए, विधायक के लिए वोट भी मेरा। मैं दिलवा दूंगा अपनी ऑडियंस से वोट आपको। एक और गेम है, वो 1-2 क्वेश्चन के हम बाद में लेते हैं। सर, एक इंसान कैसे एंजॉय कर सकता है अपनी लाइफ को भी, जो सैलरी उसकी है, लाइफ को भी एंजॉय करना है, सेविंग भी करना है और इन्वेस्टिंग भी करना है? स्टेप 1 पे चले जाओ, बजटिंग पे। अच्छा, वो जो पूरा प्रोसेस था फिर से उसी को फॉलो करो। मैं बहुत ज्यादा आपको घुमाना नहीं क्यों कंफ्यूज करें, इसके लिए अलग उसके लिए अलग। DEII बजटिंग में जाओ,
पिछले 3 महीने में क्या खर्चे किए वो देखो, साल के कौन कौन से आपके सब्सक्रिप्शन ऑन है वो देखो, यूजलेस चीज़ों को रूथलेसली काट दो, खत्म कर दो अपनी लाइफ से। जो वहाँ पे एलोकेशन बचता है उसमें जो अपना विजन है, घूमना है, फिरना है, कुछ गाड़ी लेनी है, कोई बाइक लेनी है, लोगों को मजा आता है, मेरे को फटफट फटफट चाहिए, अपनी एनफील्ड चाहिए या फिर हार्ली चाहिए, लो ना यार, किसने मना किया है? 40,000 की तनख्वाह पे हार्ली लो, बजट कर लो, बजट कहीं तो फिर काटना पड़ेगा ना दोस्त, कहीं तो काट लो, 10 सिगरेट की जगह 5 पी लो, हेल्थ के लिए भी अच्छा है, ठीक है। तो वापस सिगरेट वाले बहुत नाराज हो गए, आईटीसी बहुत नाराज हो गए यार, ये नुकसान कराएगा लड़का हमारा। रूथलेसली वो चीज़ों को काटो जो जिनकी आवश्यकता नहीं है, जो चीज़ें विजन में है उसके लिए बजटिंग करो, उसके लिए स्पेस बनाओ, उसी पैसे में स्पेस बनाओ और एंजॉय करो लाइफ को। एक आंसर थोड़ा ऐड करना चाहूँ। मैंने जब स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा ज़्यादा, मैं शुरू से ही था भक्ति में, बट थोड़ा जब अपना अटेंशन ज़्यादा किया, जब लगा कि यार ये सारी चीज़ें ना एंसिलरी है लाइफ में, ये तो होती रहेंगी, मतलब लाइफ निकले जा रही है और हम सिर्फ इन्हीं चीज़ों पे वरी कर रहे हैं, पैसा कितना होगा, ये कितना होगा, बट आई थिंक देयर इज़ अ बिगर कॉज विच वी कैन सर्व, देयर इज़ अ बिगर थिंग विच वी आर मेड फॉर। तो मुझे थोड़ा मूव हुआ स्पिरिचुअलिटी। तो जब मैंने गुरु महाराज से हमारे एक बार बात करी, बोला प्लीज़ कुछ ज्ञान दो कि कैसे जाऊँ। तो उन्होंने बोला नॉनवेज खाते हो? मैंने नहीं, मैं नॉनवेज नहीं खाता। मैंने बट मैं एग कभी कभी खा लेता हूँ। तो बोलते बेटा एग छोड़ दो। ओके। मैंने यार मैं तो कोई बड़ी बातों के लिए आया था कि कुछ बहुत अच्छी अच्छी बातें बताएंगे मेरे को, ये तो छोटी सी बात बोल के छोड़ दिया, एग छोड़ दो। भाई मैं तो आया था कि कृष्ण ये करते थे, हनुमान जी ये करते थे, राम जी ये करते थे, तो उनकी ये चीज़ इंक्लूड करो, ये करो, कुछ नहीं, बोले एग छोड़ दो। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये एक चीज़ करके मेरी लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया, क्योंकि मुझसे उन्होंने वो चीज़ छुड़वा दी जो मैं सेमी नॉनवेज थी और मेरे को ज़रूरत थी उसकी। तो उन्होंने मुझे डिटैचमेंट सिखाया। तो जब भी कोई टीचर कभी कभी बहुत सिंपल बात करे ना, जैसे मैं बजटिंग की बात कर रहा हूँ, मैं क्यों आ रहा हूँ इस बात कि कभी कभी ये बजटिंग तो बहुत छोटी सी बात है यार, कुछ बड़ा चीज़ सिखा ना, कोई अलग चीज़ सिखा। मैं तो तेरे पॉडकास्ट इसलिए देख रहा हूँ कि कुछ मज़ेदार चीज़, कुछ अलग अतरंगी चाहिए, मैं तो भाई मगर अतरंगी चाहिए था। नहीं, बेसिक चीज़ ठीक करो। एक बार कोबे ब्रायंट, आपने नाम सुना होगा, वन ऑफ द बिगेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर्स ऑफ द वर्ल्ड, उसकी चॉपर में डेथ हो गई थी, चॉपर क्रैश में डेथ हो गई थी। एक बार एंड ही वॉज नोन फॉर हिज रेजीम, ट्रेनिंग रेजीम, कि भाई मतलब अलग ही लेवल का ट्रेनिंग, मतलब लोग जब ट्रेनिंग करने जा रहे होते थे तो वो वापस आ रहा होता था, मतलब इतना हार्ड वर्किंग था एंड वन ऑफ द लेजेंड्स था। तो एक बार एक जर्नलिस्ट ने बोला कि मैं तेरे साथ जाके तेरी ट्रेनिंग देखना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ तू करता क्या है। तो बोलते चल। तो वो गया। अब चालू हुआ कोबे ब्रायंट, वो बेसिक काम कर रहा है, पुशअप्स कर रहा है, पुलअप्स कर रहा है, उसके बाद बॉल ऐसे 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 कर रहा है। उसने एक भी शॉट नहीं मारा, पूरे 3 घंटे की ट्रेनिंग में उसने एक भी शॉट नहीं मारा। तो बाद में ये लोग जब बाहर निकले तो रिपोर्टर बड़ा नाराज हो, बोला यार ये क्या मेरा केला कर दिया तूने, मैं तो तेरी ट्रेनिंग देखने आया था, देखने आया था, ये करेगा वो करेगा, मारेगा। बोले पागल हो गया क्या, वो तो मैच के लिए होता है। मैच से पहले तो यही चीजें ट्रेन कर रहा होता है, बेसिक ही चीज कर रहा ठीक हो रहा होता हूँ। तो आपको लाइफ के बेसिक्स जितना आप प्रैक्टिस करते रहोगे उतना आप लाइफ का मैच बेटर खेलते हैं। सर एक मूवी अपनी चांदनी चौक टू चाइना, उसमें ट्रेनिंग इधर से होती है, कोई नया सीखा, कुछ अच्छा सीखा, कुछ अलग सीखा, ये ये अलग है, फिर उसकी तरफ वो टेबल फेंकता है, फिर पता चलता है कि अच्छा ये सिंपल चीज कितनी स्ट्रांग थी उसको बाद में, तो इससे लोग रिलेट करेंगे। एक और मूवी आई थी कराटे किड, उसमें भी सेम थी, उसमें वो पहली शर्ट डाल उसको 6-7 दिन कराता रहता है और फिर देखता है कि वही मूवमेंट्स उसके मूव्स बन गए थे। तो आई थिंक लाइफ में लोग है ना बहुत ज्यादा अपेक्षा करते हैं कि हम लोग बहुत कुछ अलग करते होंगे लाइफ में, ये संजय जी तो फाइनेंशियली फ्री हो गए तो कुछ तो होगा, कुछ तो मसाला है जो ये बता रहे नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है भाई, मसाला नहीं है, इसलिए हम इस लेवल पर है, हम तो दाल चावल वाले तभी हम यहाँ। हाँ करेक्ट सर। अब सर एक फिर से गेम खेलते हैं, आओ। योर इन्वेस्टमेंट जर्नी इन 1 लाइन। persistent, consistent and disciplined. What is the ideal age to start investing? Right now, wherever you are. Your dream retirement amount? Achieved कर लिया, कितना? वो 10 CR, ओके। आपकी इनकम का कितना परसेंटेज एक्सपेंस में जाता है? 1/3. 1/3. मतलब 1/3 खर्चा, 1/3 मोदी जी, 1/3 इन्वेस्टमेंट। मोदी जी काफी बीच में आ रहे हैं सर, खड़े होइए नेक्स्ट इलेक्शन में। फेवरेट पॉडकास्ट आपका कौन सा है पूरे यूट्यूब पर? द डायरी ऑफ अ CEO। ये किसका पॉडकास्ट है? स्टीव बार्टलेट। ओके, हाईएस्ट क्वालिटी, आई वुड ओके, वेरी ब्यूटीफुल। आपकी फेवरेट बुक? मेरी फेवरेट बुक भगवद गीता। ओके। फाइनेंस में अगर देखें तो?
फाइनेंस में देखो तो एनी बुक बाय वॉरेन बुफे ओके एंड द साइकोलॉजी ऑफ मनी, साइकोलॉजी ऑफ मनी, गजब की बुक है। फेवरेट पर्सन जिसे आप आज तक मिले हो, जो बेस्ट लगा आपको, मतलब किस कॉन्टेक्स्ट में? कि ओवरऑल कि ये तो माइंड में बैठ गया, तो कमाल का इंसान था। JRD टाटा। टाटा मिले उनसे आप? हाँ, अच्छा। जब मैं 9 साल का था। अच्छा। एंड वो मीटिंग आज तक नहीं भूलता मैं। अच्छा। मुझे तो पता भी नहीं था, ऑब्वियसली बहुत छोटा था, पर मेरे फादर ने आइडेंटिफाई कर लिया था। वी वर इन बॉम्बे ताज। ओके। सो एंड ही स्टॉप्ड एंड ही स्पोक टू अस फॉर 15 मिनट्स। और इतनी एक्साइटमेंट थी उस आदमी के फेस पे, इतना तेज ब्राउन आंखें। एंड आफ्टर दैट आई थिंक 6 months डाउन द लाइन he was no more. So we were very fortunate enough to meet him. वो मीटिंग आज भी नहीं भूलता मैं somehow. मेरे कज़न ब्रदर भी थे, मैं था, एंड ही आइडेंटिफाइड कि ही इज़ नॉट योर सन। मतलब मेरे पापा को बोले वो मेरे कज़न ब्रदर के लिए कि ये आपका बेटा नहीं है, ये दोनों आपके बेटे हैं। फिर मेरे को पूछा कि बेटा आपको क्या चाहिए यहाँ से। छोटा था, मैंने कुछ मांगा नहीं तो ज्वेलरी शॉप से ज्वेलरी मिल जाती है। बट इट वॉज वेरी इंस्पिरेशनल टू मीट हिम। आपका फेवरेट इन्वेस्टमेंट राइट नाउ? म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड, आप भी म्यूचुअल फंड को मानते हैं? मतलब दुनिया भर का नॉलेज आपको है, उसके बावजूद भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग स्टॉक्स को थोड़ा पीछे रख रहे हैं। मतलब अगर मेरा ऑप्शंस ट्रेडिंग का पोर्शन छोड़ दें तो जो इन्वेस्टेड पोर्शन है उसमें 95% म्यूचुअल फंड्स में, 5% डायरेक्ट स्टॉक्स में जो पिछले 7-8 साल पहले लिए हुए थे। हाँ। और उनको मैं छेड़ता नहीं हूँ। मतलब वो मेरे फादर मेरे लिए प्ले करते हैं। मेरे फादर बहुत ज़्यादा स्टॉक्स में करते हैं। तो उन्होंने जो मेरे लिए कुछ ले दिए थे, पर मैंने आपने नहीं किया अपने मन से कभी। म्यूचुअल फंड और वो भी सारे पैसिव, नॉट ओनली पैसिव, थोड़ा एक्टिव भी है, थोड़ा स्मॉल कैप मिड कैप भी है। मेरा लॉन्ग टर्म होराइजन है ना, मैं अभी 40 का हूँ, मेरा 50 तक का होराइजन है। ओके। सो मेरा होराइजन है कि 50 की उम्र में मेरे पास 25 करोड़ का फंड होगा। ओके। दिस इज बिकॉज ऑफ माई एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड एंड माई मंथली SIP। व्हाट इज योर बिगेस्ट इन्वेस्टिंग रिग्रेट? जनरली मैं रिग्रेट्स 2 चीज़ें नहीं रखना चाहता मैं, और ये बात रह गई बतानी कि एक इन्वेस्टर को अगर जिंदगी में बहुत आगे बढ़ना है ना, तो 2 चीज़ें नहीं होनी चाहिए, फोमो और रिग्रेट। फोमो इज द सिंगल मोस्ट डेंजरस थिंग इन योर फाइनेंशियल लाइफ, फियर ऑफ मिसिंग आउट। फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो अगर आपको फोमो है किसी चीज़ का, तो आप जिंदगी में कभी वेल्दी नहीं बन सकते। और अगर आपका रिग्रेट है तो आप हमेशा प्रोक्रेस्टिनेट करते रहोगे, तो आप डिसीजन नहीं ले पाओगे। और अगर आपका फोमो है तो आप गलत डिसीजन। तो आपको कोई रिग्रेट नहीं है कि आपने कुछ ऐसा गलत किया ही नहीं? गलत, देखो गलत हो सकता है बहुत कुछ, रिग्रेट कोई नहीं। लेकिन किया होगा तो वो छोटा होगा और वो दब गया। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, एक ही रिग्रेट रह गया लाइफ में कि मैंने कुछ दोस्तों को ट्रस्ट कर लिया था जो पैसे मांगने आए थे, और उसके बाद उन्होंने फोन उठाना बंद कर दिया। अरे ये तो सबके साथ, तो आप 2 दोस्तों की बात कर रहे हैं। आप 2 दोस्तों की बात कर रहे हैं, मेरी पूरी लिस्ट बनी हुई है। हाँ सर, ये इसका भी आंसर भी दे दीजिए, उधार कैसे मांगे वापस? उधार दो ही मत यार, आई थिंक कट द स्टार्टिंग। तो अब मैंने रूल बना दिया कि किसी को भी उधार चाहिए मेरे से, तो 2 चीजें होंगी, या तो मैं उतना पैसा दूंगा जो मैं भूल सकता हूँ कि भाई ठीक है ये नहीं देगा तो भी चल जाएगा। दूसरा, अगर मैं किसी को थोड़ा ज्यादा मांगेगा तो उससे गोल्ड गिरवी रख लूंगा। आज ही खराब करते हैं ना रिश्ता। हाँ। 1 साल बाद क्यों खराब करूं, और मैं क्यों कष्ट लूं पैसा देने के बाद भी? तो आज ही मांग लेंगे उधार। बोलेगा अरे तू तो दोस्त ही नहीं है, ठीक है नो प्रॉब्लम, बाद में नहीं रहेंगे वर्सेस आज नहीं रहेंगे। क्या स्टॉक मार्केट को फुल टाइम करियर लिया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। ट्रेडिंग को लिया जा सकता है? नहीं। दोनों को नहीं लिया जा सकता? और जो ले रहे हैं उनका क्या फिर? बर्बाद हो जाएंगे। बर्बाद हो जाएंगे कितने टाइम में? देखिए लॉन्ग टर्म नहीं कर सकते आप बात से। करियर का मतलब क्या होता है? करियर का मतलब होता है लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म आप करियर नहीं ले सकते स्टॉक मार्केट में। आज जो म्यूचुअल फंड्स रिटर्न से नहीं कमाते, उससे ज्यादा फीस से कमाते हैं। अगर मोतीलाल ओसवाल का आप P&L देखोगे तो मोतीलाल ओसवाल के P&L में सबसे ज्यादा रेवेन्यू ब्रोकरेज से आता है, फीस से आता है, स्टॉक के गेन से नहीं आता। तो जो देश का सबसे बड़ा ब्रोकर, वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रोकर्स है, वो तो स्टॉक मार्केट में मतलब इन्वेस्ट करके पैसा नहीं कमा पा रहा, वो तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करवा के पैसा कमा रहा है। ओके। इसलिए क्या कहते हो, ट्रेडर नहीं जीतता, कसिनो जीतता है ना। हाँ। और यूट्यूबर भी यही होता है, यूट्यूबर भी यही होता है कि ट्रेडर बड़ी बड़ी एडवाइस देते हैं ये वो, पर पैसा तो उसी से कमा रहे हैं। पैसा तो हम यूट्यूब से कमा रहे होंगे, या कोई कोर्स से कमा रहे होंगे, सिखाकर कमा रहे होंगे। मैं तो ओपनली बोलता हूँ यार, मतलब देखो इसमें कोई गलत बात नहीं है। मैं स्टॉक मार्केट का कोई कोर्स सिखाता ही नहीं हूँ। मेरा कोई स्टॉक मार्केट का स्टॉक पिकिंग का कोर्स नहीं होता, मेरा फाइनेंशियल प्लानिंग का कोर्स होगा, या फिर स्टॉक ऑप्शंस में जो मेरी स्ट्रैटेजी है वो सिखाता हूँ, पैसिव ट्रेडिंग की। मेरी स्ट्रैटेजी में जो मैं स्ट्रैटेजी करता हूँ उसमें महीने का मुश्किल से 2-3 घंटा लगता है, तो उतना तो आदमी दे सकता है चलो। हाँ। पर अगर कोई बैठा, मैंने क्या बोला, अगर किसी को 50,000 रुपए महीना कमाना है स्टॉक मार्केट से, उसके पास 25 लाख का कॉर्पस होगा, तो वो 50,000 शायद कमा पाएगा मंथली। हाँ। तो मत करो ये सब, फिर तो अपना एक्टिव इनकम पे फोकस करो। जो व्यवसाय कर रहे हो उसमें बढ़िया हो जाओ। अगर आप कंटेंट बनाते हो बेटर कंटेंट बनाओ, अगर आप डॉक्टर हो तो ज़्यादा अच्छे डॉक्टर बनो, वो ज़्यादा अच्छा है। सर स्टार्टिंग में हमने स्टार्ट किया था पॉडकास्ट कि अगर किसी की सैलरी 25 से 30 हज़ार है, या फिर कोई मिडिल क्लास है, वो कैसे वेल्थ क्रिएट कर सकता है। अगर किसी के पास में कुछ भी नहीं है
और वो भी सपने देख रहा है वेल्थ क्रिएट करने के, तो वो क्या कर सकता है? पहले तो एक्टिव इनकम क्रिएट करनी पड़ेगी। पहले एक्टिव इनकम पे फोकस करें, इन सारे झमेले से पूरी तरह से दूर रहे। बिल्कुल बिल्कुल। मैं जब आपके पास एक्टिव इनकम है ही नहीं तो क्या करोगे? तो अब करोगे क्या? मतलब जब मेरे पास टमाटर ही नहीं तो केचप कैसे बनेगा? जब मेरे पास दूध ही नहीं तो पनीर कैसे बनेगा? तो आप तो पनीर बनाने की बात कर रहे हो, तो दूध तो लाओ, चलो कम ले आओ तो कम किलो पनीर बन जाएगा, पर दूध तो चाहिए, बिना दूध के तो पाउडर से थोड़ी बना लोगे। करेक्ट। तो पहले उसी काम पर फोकस करें अपने। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं दीपक, बहुत मतलब कोई पॉडकास्ट में ऐसे क्वेश्चंस नहीं सर, ये मानो क्या ये मेरी सिर्फ 40% तैयारी, मैं काफ़ी रिग्रेट कर रहा हूँ कि सतीश कुशवाहा के लिए और सत्येंद्र सिंह जो पहले थे फर्स्ट डे, उनकी मेरी वो थी तैयारी, और मैंने सोचा बहुत टाइम हो गया उनकी बीच में करूंगा, पर फिर भी जितनी हो सकती है मैंने बहुत अच्छा, मतलब आई वुड से अगर ये 40% है तो 100% के लिए एक और पॉडकास्ट करना चाहिए। हाँ। सो दैट इज फॉर टुडे गाइस। संजय सर आपने बहुत कमाल का नॉलेज दिया, और स्टार्टिंग मैंने कहा था कि कोई वीडियो देख लेगा तो आपको जान जाएगा जो नहीं जानता होगा, और कहानी भी आपकी जान लेगा इसमें, इसलिए मैंने इंट्रो वगैरह दिया नहीं, तो अब लोग जान गए होंगे, और जो जान गए वो आपको अब भूलेंगे नहीं। थैंक यू, इसलिए मैंने आपको इंट्रो नहीं लिया, सॉरी। नहीं, नो प्रॉब्लम, थैंक यू, एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस। आई होप आपके ऑडियंस के लिए ये वैल्यूएबल रहा। बिल्कुल वैल्यू होगा, मेरे लिए भी था, तो ऑडियंस के लिए क्यों नहीं होगा सर। थैंक यू, बहुत सही पॉडकास्ट था। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।